सिलेबस सबको ले लीजिए। सबके पास सिलेबस होना चाहिए एटलीस्ट। और हम लोग पहले आज जेपीएससी के लिए प्रीलिम्स के ओरिएंटेशन में हम लोग खड़े हैं ना। तो अब तक हमारी तैयारी जहां कहीं पे भी चल रही हो, अब यहाँ से आगे हम लोग क्या है, सीधे हमारे पास एक सिंगल पीटी का ऑब्जेक्टिव है, एक पीटी का डायरेक्टिव है, और हम लोग पीटी निकालने के लिए बढ़ रहे हैं, है ना। देखिए, पहले तो हम लोग थोड़ा सा एग्जाम से परिचय हो जाए। कई लोग हैं जो कि इसी पॉइंट से शुरू किए हुए हैं। आप लोग एक अलग डिस्कवर करेंगे कि आपके लिए क्या चैलेंजेस हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो कि पिछली बार भी एग्जाम निकाले हुए थे, जो कि मेंस का एक्सपीरियंस रख रहे हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं और पहली बार आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। सो बेसिकली आज जो हम बात करने वाले हैं, ये तीनों ग्रुप को एड्रेस करता है, और आप तीनों के लिए यहाँ से आगे रास्ता क्या है, किस तरीके से चीजें जाती हैं, वो आप हम इस बात में आप देखिएगा कि आपके लिए क्या एप्लीकेबल है। कुछ बातें ऐसी होंगी जो कि जो ज़्यादा मेंस रेडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लागू होंगी, कुछ बातें ऐसी होंगी जो कि फ्रेशर्स पे लागू होंगी। आप इस आज के डिस्कशन के बाद आप हमसे इंडिविजुअली मिलिए, और आपके लिए क्या मार्ग है, आपके लिए क्या रास्ता है, और आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, हम लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले फंडामेंटल्स पे क्लियर हो जाए कि हम लोग अब यहाँ से आगे क्या करने वाले हैं। लिमिटेड टाइम के अंदर में है, हमको आउटपुट यहाँ से ड्राइव करना है ना। सो पहले तो परीक्षा से हमारा परिचय हो जाए। देखिए, ये बहुत स्पेसिफिक गेम है। आपको एक जनरल हम जेपीएससी के बारे में हम अपना रीडिंग बता दें। बहुत स्पेसिफिक गेम है। अगर आप गेम के रूल्स समझते हैं, अगर गेम के मोडालिटीज समझते हैं, अगर आप स्मार्ट रूप से नेविगेट कर पाएंगे तो आपका आउटकम निकलेगा। इसमें आपको बस ध्यान क्या देना है कि कुछ वैसे जगह जहाँ पे कि ब्लैक होल्स हैं, जहाँ पे कि आपका टाइम जो है वो पूरा का पूरा सिंक कर जाए, और वैसे जगह जहाँ पे कि आपका टाइम ज़्यादा यूज हो, आपको इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन क्लियर करना होगा। क्योंकि यहाँ से टाइम आपके लिए सबसे सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम में अगर आप थोड़ा सा मिस अप्रोप्रिएट कर दीजिएगा इधर उधर, तो आपका नुकसान हो जाएगा। पहले परीक्षा के फॉर्मेट से हम लोग मिल लेते हैं। आप जो लोग पहले से तैयारी में हैं वो जानते हैं कि हमारे पास फर्स्ट स्टेज में हम लोग प्रीलिम्स देखेंगे, और अभी के समय हमारे पास फर्स्ट स्टेज में हम लोग प्रीलिम्स देखेंगे, और प्रीलिम्स के अंदर में हमारे पास 2 पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर जीएस का होगा, दूसरा पेपर झारखंड का होगा। अभी आगे वाले सक्सेसिव टॉक्स में हम लोग ज़्यादा स्पेसिफिक्स के ऊपर बात करेंगे कि पेपर 1 के लिए क्या स्ट्रैटेजी अप्रोप्रिएट है, पेपर 2 के लिए क्या स्ट्रैटेजी अप्रोप्रिएट है। आज का हमारा डिस्कशन प्राइमरली प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी और प्रीलिम्स बात पे जाता है। लेकिन पहले हम एक ओवरव्यू में पूरे एग्जाम और उसके सारे कंपोनेंट को हम इंटीग्रेट कर देना चाहते हैं। उसके बाद हम फोकस करेंगे स्पेसिफिकली प्रीलिम्स ओनली पार्ट के ऊपर। तो ओवरव्यू में देखें, पीटी में आप 2 पेपर देंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर हैं, यानी कि 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है। एक ऑप्शन सही होगा, 3 गलत होंगे। पॉजिटिव मार्क्स है लेकिन निगेटिव मार्क्स नहीं है। वैसे जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम जो कि निगेटिव मार्क्स वाले नहीं है, पहले बीपीएससी हुआ करता था लेकिन अब वो भी निगेटिव हो गया। आप एक्सपेक्ट क्या कीजिए कि नॉन निगेटिव एग्जाम में लगभग 60% के आसपास में कट ऑफ जाता है, क्योंकि लोग तुक्का ज्यादा मारेंगे, और तुक्का ज्यादा मारेंगे तो ज्यादा आंसर सही होंगे। आप लगभग 60-65% का आप मान के चलिए कि डिफरेंस हो जाएगा एक निगेटिव एग्जाम और नॉन निगेटिव एग्जाम। ये आपकी स्ट्रेटेजी को भी प्रभावित करता है, क्योंकि आप जब यूपीएससी दे रहे थे या बीपीएससी दे रहे थे तो आप अटेम्प्ट को लेकर के केयरफुल थे, आप किसको दे रहे थे। इस तरीके की परीक्षाएं जो कि नॉन निगेटिव है, इसमें एक भी क्वेश्चन छोड़ करके आना पाप है ना। क्योंकि कोई पेनाल्टी नहीं है, तो इट वुड बी स्टूपिड कि अगर आप ये अपॉर्चुनिटी का मौका नहीं ले। दोनों पेपर के अपने अपने चैलेंजेस हैं, इनमें हम डीप में आए उससे पहले समझ लें कि प्रीलिम्स का जो वैल्यू है वो सिर्फ क्वालिफाई करने भर है। यानी कि हम पीटी से क्वालिफाई होंगे, उसके बाद पीटी के नंबर से हमको एब्सोल्युटली कोई लेना देना नहीं है। रैंक, सर्विस, ये सारी चीजें मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से तय होंगी। पीटी निकालने की प्रक्रिया है। सेकेंड स्टेज में लगभग 15 गुना जितना सीट हमारे पास एडवाइज है, उतने लोग पीटी क्वालिफाई करके मेंस लिखने जाएंगे। मेंस में आपके पास 5 पेपर है।
5 पेपर में पहला पेपर जो मेंस का है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश होता है। इसमें आपको बस क्वालिफाई करना है, पास करना है, इसका नंबर भी नहीं जुटेगा। और हमारा जो अनुभव है कि आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम में डेवलप किए हैं, तो आपको इतने बेसिक हिंदी इंग्लिश के साथ आपको इशू नहीं होने जा रहा है। सो इसको बहुत ज़्यादा आप परेशानी में नहीं रखें, इसका नंबर भी नहीं आना है। दूसरा पेपर 2 लैंग्वेज पेपर है। आपको यहाँ के किसी एक स्थानीय भाषा को चुनना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसका स्ट्रेटेजी भी बहुत डाइवर्स करता है। आप में से कुछ लोग जो हैं वो पिछले बार में इंग्लिश ऑप्शनल इंग्लिश चुने हुए थे लैंग्वेज में, कुछ लोग खोटा चुने थे। इसके लिए स्ट्रेटेजीज बहुत डाइवर्स करते हैं। इस पे हम लोग कभी सेपरेट बात करेंगे कि हम लोग लैंग्वेज को लेकर के किसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये जो बात है ये ज़्यादा जेनरिक नेचर का है और ज़्यादा प्रीलिम सेंटर है, सो हम यहाँ पे लैंग्वेज पेपर के इशू को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, पर हम ये छोड़ दे रहे हैं कि इसमें नंबर तो आ जाएगा और इनफैक्ट जब आपका रैंक डिसाइडिंग का फैक्टर होगा तो ये एक बड़ा फैक्टर भी होगा। 150 नंबर है, आप 100 प्लस के आसपास में अगर इधर आप निकाल रहे हैं तो यू आर परफॉर्मिंग समवट गुड, बाकी से आप देख लेंगे। अब आते हैं मेंस की रियल चुनौती पे। मेंस परीक्षा की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये 4 पेपर आपके किस्मत तय करेंगे। पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6, ये 200 नंबर के पेपर हैं, यानी कि 800 नंबर यहाँ प्लस 150 नंबर यहाँ, 950 जो प्रीलिम्स के नंबर हैं, कुछ ऐसे बटे हुए हैं। सिंगल हैंडेडली ये 4 जीएस के पेपर आपका किस्मत निर्धारित करने वाले हैं, क्योंकि इंटरव्यू में 100 नंबर है। 100 नंबर कहने का मतलब है कि आप बहुत खराब भी करेंगे तो 50-60 से नीचे नहीं जाएगा। एक लैंप पोस्ट का भी पर्सनैलिटी होता है। इंटरव्यू इज सपोज टू बी अ पर्सनैलिटी टेस्ट। उसमें नंबर 0 कभी नहीं आता है। उसमें आप कितना भी खराब जाइएगा तो एक सर्टेन पॉजिटिव रहेगा ही, क्योंकि 0 देने का मतलब क्या है कि आप पर्सनैलिटी लेस हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर आप पर्सन है तो यू हैव अ पर्सनैलिटी, सो इसमें 0 नंबर कभी नहीं आने वाला है। लोअर एंड पे आएगा तो 60 आएगा, अपर एंड पे आएगा 80 आएगा। रैंक प्रभावित करेगा, सर्विस प्रभावित करेगा, लेकिन किस्मत तो ये चारों लिखने वाले हैं, है ना। ये जीएस के 4 पेपर्स। मेंस की स्ट्रेटेजी हम लोग मेंस के समय देखेंगे। अभी के समय हम लोग अगर ज़्यादा खास करके वैसे लोग जो कि शुरू किए हैं और खास करके वैसे लोग जो कि फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, पार्टिकुलरली वो लोग जिनका कि पहले कोई पीटी क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस नहीं है, पहले कोई मेंस राइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, हम उनको स्ट्रिक्ट हिदायत देंगे कि पीटी के ऊपर केवल फोकस कीजिए। मेंस का जरा सा भी कंपोनेंट अगर यहाँ पे मिस कर दीजिएगा तो पीटी नहीं निकलेगा। एक स्टेज का होना दोनों स्टेज के ना होने से हमेशा प्रेफरेबल है, राइट। मेंस के बारे में हम लोग डीपर बाद में बात करें, है ना। अगर तीनों स्टेज को ओवरव्यू में देखें तो परीक्षा की प्रवृत्ति समझ में आनी चाहिए। देखिए, प्रीलिम्स स्टेज एलिमिनेशन के लिए डिजाइन किया जाता है। इस तरीके की परीक्षाओं में पीटी का उद्देश्य चयन नहीं होता है, पीटी का उद्देश्य होता है डिस्क्वालीफाई करना। इतने सारे लोग आए हैं, एग्जामिनर उसी मेंटालिटी से क्वेश्चन सेट करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गलती करें। पीटी में आपका नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहे हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं टेस्ट कर रहे हैं, हम बस भीड़ छाट रहे हैं कि एक जो बड़ा ग्रुप जो कि इसमें आगे बढ़ने लायक नहीं है उसको निकाल दीजिए और जितना सीट है उसके 15 गुना पे हम मेंस पे आएंगे। मेंस एलिमिनेशन का टेस्ट नहीं है। जहां पीटी एलिमिनेशन का टेस्ट है वहीं मेंस सिलेक्शन का टेस्ट है। यानी मेंस एग्जाम में आपका फोकस आपसे लिखवाएगा, उसको पढ़ करके समझेगा कि आप सब्जेक्ट के बारे में क्या समझते हैं, अकॉर्डिंगली मार्क्स होगा। सो फाइनली मेंस और इंटरव्यू ये 3 अलग अलग चरण है। नए वाले इन तीनों के मेंटालिटी को जरूर समझे, क्योंकि पीटी में अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं कि परीक्षा टफ बना रहा है तो आप बेकार की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि पीटी तो डिजाइन किया हुआ है एलिमिनेट करने के लिए। और मेंस में अगर हम आपसे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव चाह रहे हैं तो क्यों चाह रहे हैं। ये एक ब्रीफ ओवरव्यू हुआ। अभी के लिए इसको हम इतना पे रखें और अभी हम लोग बिल्कुल टारगेटेड चलने वाले हैं पीटी के चैलेंज में। एक बार और आप में से जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं और जो वेटरन्स हैं उनको हम कुछ वार्निंग देना चाहेंगे। वो क्या है कि पीटी का गेम और मेंस का गेम एकदम सेपरेट गेम है। जस्ट बिकॉज यू थिंक कि आप एक गेम को मास्टर कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दूसरा गेम मास्टर है। जस्ट बिकॉज कि आपने पिछली बार पीटी निकाला है इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार पीटी आपका रखा हुआ है।
थोड़ी सी लापरवाही कर दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम मिसमैनेज कर दीजिए और ये गेम आपके हाथ से बाहर है। तो आप में से वो सभी लोग जो पिछली बार मेंस लिखे हुए हैं, वो अगर केयरफुल नहीं होंगे तो यू स्टैंड टू लूज अ लॉट। और यहाँ से आगे सिर्फ पीटी ओरिएंटेड चलिए। मेंस में हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि आप क्या ओवरलैपिंग बात कर सकते हैं। ये तो बेसिक्स रहे परीक्षा के चरण में। हम लोग अभी पीटी के स्टेज में खड़े हैं। हमारा अभी सिंगल पॉइंट एजेंडा क्या है कि पीटी हम लोग पास करेंगे। नाउ दूसरी बात पे आते हैं। हम लोग जेपीएससी में खड़े हैं। ये तो परीक्षा एक तो कि अपने आप में यूनिक है, आपका एग्जामिनर यूनिक है। ये उटपटांग क्वेश्चन बोलता है, ये उटपटांग सिलेबस सेट करता है, ये जो बोलता है वो नहीं करता है। बट दिस इज द रूल ऑफ गेम। सो हमको यहाँ से आगे गेम के डिफिकल्टी, गेम के रूल, इसमें कोई कंप्लेन नहीं चाहिए। दैट इज इनहेरेंट इन द सिस्टम। जिस समय आप चूज कर रहे हैं इसको प्ले करना, तो आप ये सारे रिस्क को उठा रहे हैं। इसमें अगर आप बढ़ गए हैं तो फिर रिस्क प्रोफाइल पे ज्यादा सोचिए नहीं, सोचिएगा तो ज्यादा मामला गड़बड़ाएगा। सो स्टेट पीसीएस और पार्टिकुलरली जेपीएससी हमारा चैलेंजिंग कैसे है और दूसरे एग्जाम से कैसे अलग है। यूपी, एक तो सिमिलैरिटीज के ऊपर पहले बात कर ले। जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में हम बैठने जा रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, सभी एक नेचर के एग्जाम्स है। सबका ऑब्जेक्टिव एक है, सबका फॉर्मेट एक है। जो डिफर करता है वो है सिलेबस में, जो डिफर करता है डिफिकल्टी में, जो डिफर करता है वो अप्रोच में। बाकी सब में सिमिलर है। स्टेट पीसीएस वाले यूपीएससी से अलग चलते हैं। ये ऐसे एग्जाम है जो मोर और लेस अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके चलते हैं। बीपीएससी में अगले साल जो एग्जाम आया वो पिछले साल के एग्जाम से बहुत वैरी नहीं करेगा, कुछ वैसा चलता है। जेपीएससी में ये बात नहीं कही जा सकती है। हालांकि पिछला एग्जाम इसने समय पे कंडक्ट कराया, लेकिन जब तक ये 4-5 एग्जाम ठीक से कंडक्ट नहीं करा दे तब तक इसके पैटर्न के ऊपर हम बहुत बेटिंग नहीं करेंगे। हाउएवर इट इज मोर देन लाइकली कि पैटर्न कंटिन्यू करेगा। सिलेबस एज इज चलाया है, तो बहुत चेंज की हम उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर एग्जामिनेशन में आपके सोचे हुए से अलग क्वेश्चन आ जाए तो आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक प्लान होना चाहिए, प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए कि ऑन द स्पॉट आपको डिसोरिएंट नहीं हो और हम फिर से वहां पे उसको देख सके। अगली बात, डेट को लेकर के आप लोग कई लोग सवाल पूछ रहे थे कि 15 दिन 45 दिन का समय पड़ा है। देखिए, पर्सनली स्पीकिंग 45 दिन में एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे जेपीएससी, हमको नहीं लगता है। करा ले, मोर पावर टू देम। हम चाहेंगे इस तरीके का अगर वो इफिशियंसी आगे के लिए बैठा दे तो फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हमको नहीं लगता है। प्रक्रिया में लंबा प्रोसेस रहता है। सो एक्सपेक्ट कीजिए कि टाइम आगे बढ़ सकता है, लेकिन हम लोग का प्लान जो है वो उसी दिन के लिए होगा, क्योंकि कोई भी प्लान एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन के अंदर में ही किया जा सकता है। सो दिस इज द डेडलाइन। हम लोग यहाँ से बढ़े हैं। बाजार में अफवाहें होती रहेंगी। कंपटीशन के दौर में आप हैं, आप जानते हैं कि टेलीग्राम के ग्रुप गर्म रहेंगे, फेसबुक के ग्रुप गर्म रहेंगे, अगल बगल दोस्त यार चीज बात करेंगे। हमारा आपको सलाह क्या होगा कि जब तक कंक्रीट कोई एक्शनेबल इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, दो चीज पे ट्राजेक्ट्री नहीं चेंज कीजिए। कीप अ कंसिस्टेंसी इन ट्राजेक्ट्री। ऐसा नहीं कि कल टेलीग्राम ग्रुप में कुछ सुन लिए तो फिर हम पढ़ाई बंद कर दिए, ये बैड स्ट्रेटेजी होगा। ऐसे भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा, इन मोर लाइकलीहुड ये कंडक्ट कराएगा। ये पेपर बना लेते हैं और पीटी के लिए आप वेल इन एडवांस अगर आप तैयार हो जाते हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है, ये आपके लिए ताकत की बात है। टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा। सो डेडलाइन को हम जो जेपीएससी ने नोटिफाई किया है, हम उसी डेडलाइन को मान करके चलेंगे कि हमको उस डेडलाइन में तैयार होना है। राइट नाउ, इस जेपीएस, इस एग्जामिनर के साथ और क्या खास चीज है। देखिए, आप में से जो लोग कंप्लीटली यूपीएससी के फील्ड से आ रहे हैं, उनके लिए कुछ चीजें स्टेट पीसीएस में नहीं होने वाली है। बाकी जो लोग नीचे वाले लेवल से आ रहे हैं उनके लिए भी चीजें नहीं होंगी, उनके लिए कुछ लॉजिकल चीज मिलेगा। अंतर क्या है इसके अंदर में? लॉजिकल क्वेश्चंस का और जो आपके वन लाइनर और डेटा बेस्ड क्वेश्चन का एक मिश्रण मिलेगा। आप इसको थोड़ा यूपीएससी और थोड़ा जेएसएससी का कुछ कुछ मिला जुला रूप आप इसको पाइए। बेसिकली जो बहुत ज्यादा वन लाइनर ओरिएंटेड तैयार करेगा वो भी इसके लिए रेडी नहीं है, जो बहुत ज्यादा लॉजिक ओरिएंटेड तैयार करेगा वो भी इसके लिए रेडी नहीं है। हम लोग बात करेंगे कि इसको पास करने में बहुत ज्यादा लगता नहीं है। 65% आप दोनों पेपर में इंश्योर कर लीजिए तो यू विल गेट देयर। नाउ दूसरी चीज क्या है कि
आप लोग जो यूपीएससी से आ रहे हैं, जो कि बहुत पिछली बार मेंस वगैरह लिख लिए, लोगों के साथ होता है कि थोड़ा मेंटालिटी बदल जाता है कि अब ऑब्जेक्टिव हमको दिखाई नहीं पड़ता है, अब खाली हमको पैटर्न दिखाई पड़ता है। फर्स्ट टाइम जो मेंस लिख करके आता है उसके साथ ये कॉमन प्रॉब्लम है कि वो फिर खाली मेंसे के नज़र से देखने लगता है, उसको खाली पैटर्न नज़र आता है, उसको डेटा नज़र नहीं आता है। वो लोग को प्रॉब्लम होगा इसमें। ये गेम डेटा ओरिएंटेड है, स्टेट पीसीएस में डेटा रहेगा, रट्टा मारने के लिए रेडी हो जाइए, इसके लिए आप कंप्लेन नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू प्ले द गेम, दिस इज द रूल ऑफ द गेम, ये है सत्य, आपको ये करनी ही पड़ेगी। ये डाटा है जितना आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा, स्टेट पीसीएस में हमारे पास बड़ा चैलेंज क्या आता है कि स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में हमारे पास कंक्रीट डेटा का अभाव होता है ऐसे है कि सेंट्रल एजेंसीज एक होती हैं, सेंट्रल एजेंसीज ज़्यादा एक्यूरेटली काम करती हैं, तो सेंटर लेवल के डेटा आपको यूनिफॉर्मली मिल जाएंगे। स्टेट लेवल में क्या है कि आप झारखंड का फॉरेस्ट का डाटा खोजने जाइए तो झारखंड वन विभाग अलग बात बोलेगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे अलग बात बोलेगा, वो अलग बात बोलेगा। सो एक कंसिस्टेंट वहां पे मामला नहीं है ना। सो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, हम जगह जगह पे उस कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करेंगे। अगर आपके पास भी अगर कोई दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि हम इस डाटा को चूज करें या इस डाटा को चूज करें, प्लीज ब्रिंग इट टू द नोटिस। हम लोग कई बार ऐसा होने वाला है कि हम लोग दो डाटा लेके चलेंगे। हम कई जगह पे आपको ये प्रेस्क्राइब करेंगे कि फलाने जगह पे देखिए डाटा का अभाव है, हमारे पास दो सोर्सेज दो बातें कर रहे हैं, दोनों को लेकर के जाइए, अगर ये ऑप्शन आएगा तो इसको मारिएगा, वो ऑप्शन आएगा तो उसको लेके आइएगा। सो डाटा डिफिशियंसी इज अ फीचर ऑफ एग्जाम, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड ओवर इट। फीचर्स और रूल्स को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप रूल्स और ये चैलेंजेस को अगर आप समझेंगे तो समझेंगे कि ये गेम के रूल हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए है, वो एक यूनिवर्सल फैक्टर है। और अगर आप इसको थोड़ा बोझ की तरह देखेंगे तो वो आपके लिए पार्टिकुलरली डिसएडवांटेज ज्यादा हो जाएगा, खास करके प्रतिस्पर्धा में। यू डोंट वांट टू डू दैट, है ना। सो डाटा का कन्फ्लिक्ट आएगा, रट्टा मारना पड़ेगा, और रटने के लिए तैयार हो जाइए, बी रेडी फॉर दैट। उसके लिए एक ही तरीका है, रिपीटेशन। बार बार घुमाइए, बार बार घुमाइए, तब तक घुमाइए जब तक कि वो आपके पास बैठ नहीं जाता है। इनफैक्ट फेयरली डिफाइंड इलाका है, बहुत रैंडम चीजें नहीं है, इतना चीज कर लीजिएगा तो यू विल बी सेट टू गो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नए वालों के साथ इश्यूज क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द पिटफॉल्स। और इसमें से नए वाले नहीं, हम सीनियर्स को भी इंक्लूड करके इस मैटर को हम एड्रेस करना चाहते हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर बाद हम सिलेबस और स्ट्रेटजी पे बात करने वाले हैं, तो आप में से कई लोग जो कि पिछले नोटिफिकेशन आने के बाद अपने दिमाग में जो खुद के स्ट्रेटजीज बना रहे थे, देखिएगा कि इस बात के बाद आपके वो स्ट्रेटजीज बदल जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास एग्जामिनेशन बहुत स्पेसिफिक है, इसके रूल्स बहुत स्पेसिफिक हैं, इसके अकॉर्डिंगली तैयार करेंगे तो काम बनेगा। जेनरिक इस पर हम अगर एफर्ट डालने जा रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू गेट यू एनी रिजल्ट। सो प्रायोरिटीज विल डिसाइड एवरीथिंग। आप किस इलाके में एफर्ट डालते हैं, किस इलाके में एफर्ट नहीं डालते हैं, आउटकम को सीधा सीधा डिफाइन करेगा। ये आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस से कोई लेना देना नहीं है। इट में वेरी वेल बी कि आप अपने स्ट्रेंथ वाले इलाके पे अभी ज्यादा काम कर रहे हैं और वीकनेस वाले इलाके को छोड़ दे रहे हैं। यहां से आगे आपके सारे प्रायोरिटीज सिर्फ पॉइंट वैल्यू डिसाइड करेंगे, सिर्फ सिलेबस डिसाइड करेगा। इस ओरिएंटेशन को मिस नहीं करने का सबसे आसान तरीका हम आपको क्या एडवाइस करेंगे कि सिलेबस का एक कॉपी हम आपको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। जब भी पढ़िए, हर दिन में 4 बार सिलेबस को पढ़िए और कोरिलेट करते चलिए कि हाउ उसमें जो लिखा है वो आपके स्ट्रेटजीज कैसे प्रभावित कर रहा है, एंड इट विल इन्फ्लुएंस अ लॉट। सो प्रायोरिटीज पे फोकस करना है। अगर गैर जरूरी चीज को प्रायोरिटी में रख दीजिएगा, यू विल लूज आउट। सेकेंड चीज, रिवीजन। जैसा कि हम बोले रट्टा का चीज है, तो इसमें भेग फेमिलियरिटी आपका दुश्मन है। अगर आप सिर्फ एक बार पढ़ करके निकल जाइएगा तो नहीं जानने से ये बुरी परिस्थिति होती है, क्योंकि 4 विकल्प कंफ्यूज करते हैं। मेंस में तो काम चल जाता है, पर पीटी में कंफ्यूजन के पॉइंट्स प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं, सॉल्व नहीं करते, राइट। सो रिवीजन इज अ वेरी मस्ट, while on the other hand avoid research at ऑल कॉस्ट। अभी के जगह पे खड़े होकर के
किसी एक टॉपिक में रिसर्च करने मत उतरिए, फंडामेंटल राइट पे बैठ रहे हैं कि हम केस करने निकलें, दिस इज नॉट द टाइम, दिस इज नॉट द प्लेस। हमको वो दूसरे समय की चीज है, यहाँ पे वो प्राथमिकता हमको नुकसान पहुंचाएगी, राइट। बाकी इन पिटफॉल्स के बारे में तो हम लोग जैसे जैसे सक्सेसिव आगे बात करते चलेंगे, हम आपको रेगुलरली इसके बारे में बात होती रहेगी, पर हम शुरुआत में कुछ कॉमन चीजों को एड्रेस कर लेना चाहते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। हमको पीटी निकालना है तो हमको गेम के रूल्स समझने होंगे, हमको सिलेबस को समझना होगा। आइए हम लोग थोड़ा सिलेबस पे बात करें। ओवरव्यू में तो समझ रहे हैं, पीटी में हमको 2 पेपर निकालना है, पेपर 1 और पेपर 2। ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए, पेपर 1 आपका जनरल स्टडीज का पेपर है, यानी कि ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी आपने जितने भी जीएस अब तक पढ़ करके रखे हैं वो सारा कुछ पेपर 1 में आएगा, प्लस 10% झारखंड भी पेपर 1 में आएगा। यानी पेपर 1 का कंपोजिशन ऐसा है कि 90% जीएस से है और 10% झारखंड से है। वहीं पेपर 2 जो होने वाला है उसमें 100% झारखंड से। सो पेपर 1 और 2 को साथ में मिला के देखिए तो झारखंड का पेपर 55% का सिलेबस कवरेज रखता है, यानी कि आपका सिंगल मोस्ट प्रायोरिटी यहाँ से पीटी के बीच में झारखंड होना चाहिए। अगला 1 घंटा अगर आप पॉलिटी में डालेंगे तो आप 1 नंबर भी नहीं निकाल पाएंगे। अगला 1 घंटा आप सही जगह पे अगर झारखंड में डालेंगे आप 4-5 क्वेश्चंस निकाल लेंगे। सो स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है, यहाँ पे डायरेक्शन लेस चलिएगा तो आप टाइम जो है वो मिस कर जाइएगा। सो पीटी में हमको झारखंड पे फोकस करना है ना। दोनों पेपर को देखते हैं और दोनों पेपर के इंडिविजुअल चैलेंजेस से मिलते हैं कि आखिर पेपर 1 में हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, पेपर 2 में हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। देखिए पेपर 1 के बारे में अभी के जगह पे से खड़े होकर के बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। काफी कुछ किया जा सकता है और हम लोग करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। तो मोर और लेस मान के चलिए कि जीएस का स्टैंडिंग आपका जो है वो कुछ सर्टेन फिक्स ग्राउंड्स हैं, जो कि इस पॉइंट से आगे अगर आप एफर्ट भी डाल रहे हैं तो उस एफर्ट को आप वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इट जस्ट वोंट मैटर, है ना। हमको ज्यादा स्पेसिफिक पे आएंगे। ये एग्जामिनेशन खास क्यों है कि ये टॉपिक्स और क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करा देता है। ये साफ साफ बोल देता है कि फलाना टॉपिक से हम इतना क्वेश्चन पूछेंगे, फलाना टॉपिक से हम इतना क्वेश्चन पूछेंगे। हालांकि ये एग्जामिनर जो बोला है वो हमेशा नहीं करेगा। हम आपको आगे आइडेंटिफाई कराएंगे कि इस सिलेबस के कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पे वो बोल कुछ रहा है लेकिन करेगा कुछ। हिस्ट्री वगैरह के कल्चर सेक्शन में ऐसा होने जा रहा है, सो बी रेडी फॉर दैट। बट उसके अलावा बाकी सेक्शंस में आप देखेंगे कि फेयरली कंसिस्टेंट चलेगा। पेपर 1 में जरा देखिए, और अब ये जो क्वेश्चन का लिमिटेशन है ये इस गेम को स्पेसिफिक बना देता है, ये आपके स्ट्रेटेजी को रिफाइन कर देता है। जैसे पहले देखना शुरू करें, हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन पेपर 1 में आएंगे आउट ऑफ 90 सवाल में से 15 सवाल हिस्ट्री से आएंगे, और हिस्ट्री में से तीनों हिस्ट्री के सेक्शन से 5-5 सवाल आएगा। 5 सवाल एंशिएंट से आएगा, 5 सवाल मेडिवल से आएगा, 5 सवाल मॉडर्न से आएगा। आप जिनका पेपर बना हुआ है आप समझते हैं कि तीनों पेपर को बनाना सेम नहीं है, इसका मतलब तीनों में पॉइंट वैल्यू सेम नहीं है। हमारे नज़र से देखें तो आप मॉडर्न हिस्ट्री तो ठीक है आप बना के रखे हुए हो, लेकिन एंशिएंट एक छोटा पार्ट है, मेडिवल उससे कॉम्परेटिवली बड़ा है। आप में से जिनका मॉडर्न एंशिएंट हो गया है वो मेडिवल पे काम करे, जिनका केवल मॉडर्न हुआ है वो पहले एंशिएंट पे जाए फिर मेडिवल पे जाए। अगेन आई वुड लाइक टू रीइटरेट, हम फिर से दोहराना चाहेंगे, प्राथमिकताएं सब कुछ निर्धारित करेंगी। एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय प्रायोरिटी। सो 15 हिस्ट्री में, हिस्ट्री से बाकी के सेक्शन में कम है। ज्योग्राफी से टोटल 10 क्वेश्चन है। ज्योग्राफी में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल ज्योग्राफी से। आपके जीएस एरिया से हम आपको आइडेंटिफाई करा दें, जनरल ज्योग्राफी कहने का मतलब हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस आप मान लीजिए, वो पूरा प्लेट टेक्टोनिक, ओशियोनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, टाइड्स, सब कुछ जो है मिला जुला के उससे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको सिलेबस का स्प्रेड पता है, आपको पता है कि आपको बनाने में कितना समय लगा था, तो उन 3 क्वेश्चंस में से 1-2 क्वेश्चंस आपके ऐसे भी निकलेंगे। एक क्वेश्चन के लिए अगर आप जियोमॉर्फोलॉजी और ओशियोनोग्राफी में अगर 5 दिन या 6 दिन लगाते हैं तो दैट इज व्हाट आई कॉल बैड डील। और इस एग्जामिनेशन में बैड डील्स आपके जो है वो अपॉर्चुनिटीज ले लेंगे।
दूसरा फिजिकल ज्योग्राफी से, फिजिकल ज्योग्राफी मतलब क्या कह रहे हैं, कंप्लीट इंडियन फिजिकल। इसके अंदर एरियाज क्या आ रहे हैं, पूरा जियोमॉर्फिक इंडियन फॉर्मेशन, पूरा इंडियन रिवर सिस्टम, सॉइल सिस्टम्स, हमारे पास वेजिटेशन, सारा कुछ जो है सो इसके अंदर आ रहा है। अगेन 3 नंबर के 3 क्वेश्चन के लिए हम कर रहे हैं। हमारे हिसाब से प्रायोरिटी में ये तब होना चाहिए जब बाकी बड़े वाले फल आप जो है निकाल चुके हैं और दिस इज व्हाट इज लेफ्ट, कि अगला अगर आप ग्रो अप कर सकते हैं तो किस इलाके में काम करें। फिजिकल से 3, जनरल से 3, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 2 रहेगा। अब देखिए आप समझिए कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपको फसल, मिनरल्स, माइंस, उसका आउटपुट, इंडस्ट्रीज, इतना कुछ करना है। जिनका बन के रखा हुआ है बन के रखा है, जिनका नहीं बन के रखा है इस समय में ये वो हम ब्लैक होल्स आइडेंटिफाई करा रहे हैं, जिनको छुइएगा भी नहीं। ये सिनको नन होगा, ये वैसा पाप होगा जो कि आपको कभी नहीं माफ करेगा। इन टॉपिक्स को नहीं छुइएगा। अगला चीज है ये सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी। कायदे से ये ह्यूमन ज्योग्राफी का एक सब पार्ट है। अगर इसके इंटायरिटी में ये सिलेबस जो प्रेस्क्राइब कर रहा है, अगर हम फुल सेटिस्फैक्शन से ये टॉपिक बनाने पे जाएं तो ये काफी लेंदी होगा। लेकिन 2 क्वेश्चन प्रेस्क्राइब कर रहा है तो हम फेयरली वेल प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली दोनों क्वेश्चन जो है वो डेमोग्राफी से होंगे, या इन मोस्ट लाइकली एक क्वेश्चन तो डेमोग्राफी से होगा ही होगा। सेंसस तैयार कर लीजिए, डेमोग्राफी तैयार करने का वही तरीका है। सेंसस 2011 तैयार कर लीजिए, 21 तो अवेलेबल है नहीं। सेंसस तो आप सिविल सर्विसेज के लाइन में हैं, आप लोग का ऐसे भी रेडी होना चाहिए। वो तो गाहे बेगाहे ये परीक्षा पूछेगा, वो पूछेगा, वो पूछेगा, सो दैट शुड बी रेडी। जिनका नहीं है उनको 2 क्वेश्चन में अभी उतरने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी में आते हैं। पॉलिटी से 10 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन। उसमें पहला सेक्शन पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिलेबस जो बोल रहा है, हम आपको आइडेंटिफाई करा रहे हैं कि हमारे पॉलिटी का कंप्लीट सिलेबस जो है वो 4 क्वेश्चन है ना। यानी कि आप पूरा पॉलिटी पढ़िएगा, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, यूनियन एंड टेरिटरीज, डीपीएसपी, और पॉलिटी के पेपर को कायदे से तैयार करने में हमारे हिसाब से मिनिमम भी 3 से 4 महीना लगता ही है। तो अगर आप 4 नंबर के लिए पॉलिटी में आप एफर्ट डाल रहे हैं तो ये वो ब्लैक होल है जो कि हम आपको करने से मना कर रहे हैं। खास करके वैसे लोग, और यहाँ टेम्पटेशन ज्यादा किसके पास होगा, जो कि थोड़े से एडवांस लेवल पे खड़े हैं। आप लोग सोचिए कि हम पॉलिटी का रिवीजन कर लें। ये इस समय में आप पॉलिटी का रिवीजन क्यों करेंगे? पूरे पॉलिटी के सिलेबस से आपके पास 4 क्वेश्चन निकल करके आना है, और वहीं अभी नीचे में आपको आइडेंटिफाई करने वाले हैं खाली सीड और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी कर दीजिए तो 6 क्वेश्चन आएगा। पूरा पॉलिटी एक तरफ और एक सिंगल टॉपिक से 6 क्वेश्चन एक तरफ। ये चीजों को आपको पैटर्न समझना पेपर 1 में हेल्प करेगा। दूसरा, 4 क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। क्वाइट फ्रैंकली इस पॉइंट पे खड़े होकर के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटी से भी लेंदी पड़ेगा। तो अगर आपका नहीं रेडी है तो डोंट गेट इनटू दैट, और अगर बाकी चीजें रेडी हैं, ये अगला प्रायोरिटी बचता है, देन ओनली गेट इनटू दैट। बाकी नए और फ्रेशर्स को हम स्ट्रिक्टली बोलेंगे कि अभी के समय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन छुइएगा भी नहीं, ब्लैक होल है। उसके बजाय ज्यादा मार्क्स हमारे दूसरे जगह पे पड़े हुए हैं। तीसरा आइए, अब आपको हम हनी पॉट्स दिखाते हैं कि कहाँ पे थोड़ा सा काम कीजिएगा और तुरंत भर में फायदा निकल के आएगा। हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी से 2 क्वेश्चन रख के पड़ा हुआ है। सोचिए कि आधा जितना पॉलिटी में नंबर है उसका आधा नंबर सिर्फ एक टॉपिक से है। सो ये एक आसान चीज है जिसमें कि जिनको लगता है कि हमारा बन भी गया है फिर भी वो इसको बना ले, क्योंकि इसका पॉइंट प्रायोरिटी ज्यादा है। सो ये रहा हमारा पॉलिटी का 10 क्वेश्चन। इकोनॉमी में आते हैं। इकोनॉमी में पहले 4 क्वेश्चन जो बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हो रहे हैं, ये वर्चुअली पूरा इकोनॉमी है। इसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी भी है, फिस्कल पॉलिसी भी है, इंडस्ट्रीज का परफॉर्मेंस भी है, इसके अंदर में हमारे पास इश्यूज भी हैं, करेंट अफेयर्स भी है। सो हम 4 क्वेश्चन के लिए बहुत ब्रॉडर इलाके की बात कर रहे हैं। अगेन दिस इज अ ब्लैक होल, अनलेस आपके प्रायोरिटीज इसको टच करने को कह रहे हो, डोंट डू दैट। अगला ये इजी क्वेश्चंस, आप पूरा इकोनॉमी रिवीजन एक तरफ और उसके बराबर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक तैयार कर लीजिएगा तो इक्वल मार्क्स वेटेज है। तो हम ये ना करके हम ये करेंगे, इक्वली वेटेज आएगा।
आप कब लो वेटेज वाले में जाएंगे? जब हायर वेटेज को आप निपटा चुके हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो कि दूसरे तैयारी के स्तर पे हैं, जिनका इधर वाला क्लियर है, तो उन लोग फिर लोअर वेटेज वाले इलाके में जाएं। जिनका लोअर वेटेज का इलाका क्लियर नहीं है वो कभी भी हायर वेटेज का इलाका क्लियर नहीं है वो कभी भी लोअर वेटेज में नहीं जाए, हमारा सलाह होगा। सो दिस इज वन ऑफ द इजी टॉपिक्स जिसको आपको बहुत एज अर्ली कंप्लीट करना होगा। और थोड़ी देर बाद हम मेंस से इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। आप मेंस में इसके ऊपर 5-6 दिन परेशान होने जा रहे हैं, अगर आप एक साथ में कर लीजिएगा, और खास करके वही लोग कीजिए जिनका कि ये प्रायोरिटी डिक्टेट करता है, लेकिन एक बार में कीजिएगा तो आप मेंस का एक सप्ताह का काम भी आसान कर दीजिएगा, जो कि हम बता रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेज में आपकी चुनौती आने वाली है। अगला सेम इजी टॉपिक, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं? आप हमारे जीएस में इसको एलपीजी 90s का रिफॉर्म, पीएसयूज को लेकर के डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, ये जो बिखरे बिखरे कई आयाम में आपने देखा है, ये वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं। छोटा टॉपिक है, आसानी से खत्म किया जा सकता है, इसको जो है इजी टारगेट में हम रखेंगे। और दूसरी बात, ये दोनों ही टॉपिक और भी हायर वेटेज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये मेंस में आपको दिन दुना रात चौगुना हेल्प करने वाले हैं। ये इन टॉपिक में अगर आप जरा सा भी टाइम देने वाले हैं, मेंस में आपको ये मल्टीपल बेनिफिट रिटर्न करेंगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट। आते हैं साइंस एंड टेक में। साइंस एंड टेक में टोटल 15 क्वेश्चन, यानी पूरा हिस्ट्री 15 क्वेश्चन, पॉलिटी 10 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक में 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन का डिवीजन क्या है? जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 2 बायोलॉजी। हम पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी बनाएंगे 2 क्वेश्चन के लिए। सो अनलेस आपके प्रायोरिटीज ये डिमांड करते हो, आपको इस रास्ते पे तब तक नहीं जाना चाहिए। आप में से कुछ लोग हैं जिनका की प्रायोरिटीज ये डिमांड करेंगे, जो अभी के समय 1-2 क्वेश्चंस के लिए लड़ेंगे। वो लोग हैं जिनके की बड़े वाले इलाके जो हैं वो निकल चुके हैं, तो वो ऐसे लोगों को इन इलाके में जाना चाहिए, और जिनका नहीं है उनको इस इलाके में नहीं जाना चाहिए। आइए, इजी फ्रूट। साइंस में बड़े इजी फ्रूट है। एग्रीकल्चर टेक, हम मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले काम करना चाहिए वो है कि इस टॉपिक को इनकैप्सुलेट करने में। हम इसको एप्रोप्रिएट जगह पे डालेंगे। एग्रोटेक मतलब कि हम टॉपिक क्या बोल रहे हैं? हमारे जीएस में हम एग्रोटेक नाम का कोई टॉपिक नहीं बनाते। साइंस एंड टेक में हम स्पेस टेक, फिनटेक, डिफेंस टेक, ये सब चीज करते हैं, हम एग्रोटेक बनाते नहीं है। क्योंकि एग्रोटेक असल में एक डिराइव टॉपिक है जिसके कंपोनेंट अलग अलग जगह बिखरे पड़े हुए हैं। आपको आइडेंटिफाई करा दे इसके कंपोनेंट्स कहाँ हैं। एग्रोटेक का कंपोनेंट है सीड, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, नए वेराइटीज के सीड, आपके पास लैंड के रिस्टोरेशन मेथड्स कि आप सॉइल वॉशिंग कैसे करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, स्प्रिंकलर्स, इरिगेशन, हमारे पास प्रजाति, देसी प्रजाति, हाइब्रिड, समझ रहे हैं कि वेदर मॉडिफिकेशंस, आर्टिफिशियल रेन, ये टॉपिक्स एक डिफ्यूज्ड इलाका है। इससे 6 क्वेश्चन आपको जस्ट हम थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कराना चाहेंगे। इस टॉपिक को तैयार करने में हमारा अंदाजा ये है कि इस टॉपिक को आप 2 दिन में निपटा दीजिएगा, मतलब रिवीजन के साथ निपटा दीजिएगा 6 क्वेश्चन के लिए। और जबकि आप पूरा पॉलिटी पढ़ेंगे 4 क्वेश्चन के लिए। व्हाई विल यू डू दैट? सो प्रायोरिटीज डिफाइन कीजिए। 6 क्वेश्चन यहाँ पे पड़ा हुआ है, 4 क्वेश्चन पॉलिटी में पड़ा है। आपके लिए जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो ये है कि हायर वेटेज, लीस्ट एफर्ट, फर्स्ट वर्ड। हम सबसे पहले चुनेंगे कि सबसे ज्यादा वेटेज कौन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, सबसे कम एफर्ट किस में लगना है। हो सकता है आपका मन कर रहा होगा कि हम ज्योग्राफी का रिवीजन करें, चाहे पॉलिटी का रिवीजन करें। माय एडवाइस वुड बी कि इस सिलेबस से गाइडेड चलिए। सिलेबस बहुत क्लियरली डिमार्केट कर देता है कि क्या आपकी प्राथमिकताएं। नाउ आगे बढ़ते हुए, साइंस एंड टेक अगर हम निकल लिए, और साइंस एंड टेक में ये बड़ा मजेदार टॉपिक है। आईसीटी, अगेन आईसीटी बैक डी लिस्ट चलते हो जाता है, जिनका बन गया है
समझिए कि पूरा ICT से 3 क्वेश्चन पूछेगा। इसमें कंप्यूटर के फंडामेंटल से लेके नेटवर्किंग से लेके वियरेबल से लेकर के अभी के स्पेशलाइज कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खास करके करंट वाले सेक्शन से तो एक्सपेक्ट कीजिए। अगर एग्जामिनर बहुत फ्रेश कंटेंट दिखाना चाहेगा तो वो ऐसे ही दिखाएगा कि OpenAI और इनके क्वेश्चंस को डाल देवे, क्योंकि अगर वो नोटिस कराना चाहेगा कि नहीं हम बासी पेपर नहीं चला रहे हैं, तो दिस इज हाउ दे विल डू इट, है ना। उनके मेंटालिटी में होगा इन क्वेश्चंस को डालना। सो यू शुड डेफिनेटली एड्रेस दो। लेकिन जिनका ICT नहीं बना है वो 3 क्वेश्चन के लिए अगर पूरा ICT बनाने जाएंगे, दैट्स अ स्टूपिड डील। यू शुड डेफिनेटली नॉट बी डूइंग दैट। 10 क्वेश्चन झारखंड के, ये तो हमारे पेपर 2 के साथ फ्री में आएंगे। पेपर 2 बनाएंगे, ये 10 क्वेश्चन हमारे पास बन जा रहे हैं। इनके लिए हम अलग पेपर 1 में कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये उसका एक्सटेंशन है। आते हैं करंट अफेयर्स। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को दर्द होगा। जो लोग रनिंग में हैं, करंट बना के रखे हैं, उनके लिए वेल एंड गुड। और जिनका करंट अफेयर्स नहीं है, जो फ्रेशर्स हैं, वो इस इलाके को छुए भी नहीं। हमारा स्ट्रिक्ट एडवाइस होगा, क्योंकि एक तो कि बहुत डाइवर्स इलाका है। आप जितना आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है साल भर 1.5 साल का करंट अफेयर्स, अगर अभी आप पॉइंट 0 से बनाने जाएंगे तो आप जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं उसको मिस कर देंगे इसके चक्कर में। सो अनलेस कि आपके प्रायोरिटीज, और आप गौर कीजिए, हम इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, अनलेस कि आपके स्पेसिफिक प्रायोरिटी इस बात को डिमांड कर रहे हो, यू शुड नॉट बी डूइंग दैट। आप स्ट्रिक्टली अपने प्रायोरिटी से गाइडेड हुई कि आपके लिए क्या जरूरत है, इस समय में क्या पड़ा हुआ है। अब आते हैं इधर वाले में, मिसलेनियस में। मिसलेनियस में कुछ मजेदार चीजें, और मजेदार चीजें इस चलते हैं क्योंकि ये डुअल बेनिफिट रखेंगे। लोग यहाँ पे गलती क्या करेंगे कि इसको प्रीलिम्स सिलेबस केवल पढ़ेंगे, और नोटिफिकेशन में सिर्फ प्रीलिम्स का सिलेबस दिया है, मेंस का सिलेबस नहीं दिया है। लोग सिर्फ प्रीलिम्स का सिलेबस पकड़ेंगे, पढ़ेंगे और कहेंगे कि 8 टॉपिक से 15 क्वेश्चन मतलब कि बैड डील है, हम इसको नहीं करें। हमारा कहना क्या है कि अभी हम आपको इसका मेंस से लिंकेज बताते हैं। इसमें हर एक दो को छोड़ करके हर एक टॉपिक ऐसा है जो कि आपको मेंस में दोहरा लाभ देने वाला है। तो जो भी लोग क्रीम थ्रू के लिए रेडी हैं, वो ध्यान में रखें कि मेंस और पीटी के जो कंबाइन करने वाले कंपोनेंट हैं, उनको अगर आप अर्ली कर लेंगे तो आपको पीटी में भी बेनिफिट मिलेगा और आपको मेंस में भी बेनिफिट मिलेगा। यू विल नीड दैट, ट्रस्ट मी ऑन दैट, यू विल नीड दैट टाइम। अगर आप ये बोल पाए कि हमारा डिसेंट्रलाइजेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया है, यू विल रियली अप्रिशिएट दैट टाइम जब आप बोले कि हमारा ये बैठा है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? ह्यूमन राइट्स छोटी टॉपिक है, हम लोग कराएंगे, मेंस के लिए भी जरूरी है, ये हो जाएगा। दूसरा, पूरा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, यानी कि आप 3-4 महीने बैठ करके जो पेपर तैयार करते हैं, पीटी के जीएस में इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि 15 क्वेश्चन जिन 8 टॉपिक से पूछे जाएंगे उनमें से एक टॉपिक ये है, यानी कि एटमोस्ट इस टॉपिक से आपको मिलने जा रहा है वो 2 क्वेश्चन है। सो अगर सिर्फ आप पीटी ओरिएंटेड देखेंगे तो आपके लिए ये बैड डील है। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद हम जीएस को पीटी और मेंस को लिंक भी करने जा रहे हैं। वहां पे आप देखेंगे कि अगर आप उस प्रायोरिटी से देखें तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ठीक है, पीटी के लिए भरे बैड डील हो रहा है, लेकिन मेंस में हमको एडवांटेज देगा, मेंस का कुछ काम हो जाएगा। सो अगर पीटी के अलावा मेंस पे भी अभी करने की स्थिति में है तब इन्वायरमेंट को छुइए, और नहीं तो अगर आपका स्ट्रेटेजी फिक्स है कि हमको सिर्फ पीटी अभी के समय देखना है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से दूर रहिए। ट्रस्ट मी ऑन दैट, गोइंग फॉरवर्ड अभी से हर अगला आधा घंटा कैसे इस्तेमाल में आता है, दैट विल मेक अ डिफरेंस, वो अंतर रखेगा। अगला टॉपिक अर्बनाइजेशन। अगेन पीटी के नजर से देखेंगे बैड सिग्निफिकेंस का है, मेंस के नजर से देखेंगे बहुत मेजर सिग्निफिकेंस है। कुछ रटने वाले टॉपिक है, रटने वाले के अंदर में हमारे पास स्पोर्ट्स हुआ और अवार्ड्स हुआ, है ना। इसको अभी हम कुछ लास्ट सेक्शन में आपको अर्ली टास्क दे देने वाले हैं कि इसका रटना आप आज से ही चालू कीजिए। ये वो वाले टॉपिक हैं, इनसे 2-2 क्वेश्चन रहना ही है, तो वेटेज है। अगर आप 90 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन के लिए करंट अफेयर्स का केवल अवार्ड और स्पोर्ट्स तैयार कर रहे हैं तो मेरे नजर में दैट इज वेल वर्थ इट। और उसमें रैंडमनेस जितना है, थोड़ा सा एफर्ट डालिए तो 4 क्वेश्चन विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, कंसीडरिंग कि इसमें एफर्ट कितना पड़ना है। फिर यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल एजेंसीज है, अगेन बड़ा टॉपिक है, पीटी के नजर से बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन पीटी प्लस मेंस के नजर से देखेंगे तो वेरी सिग्निफिकेंट है। सो हम लोग एक नटसेल में पीटी के जीएस सिलेबस को देख रहे हैं।
ना हम करंट अफेयर का, ये अवार्ड्स और स्पोर्ट्स दोनों करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, और इनको जो है सो आप एज सुन, अभी हम लास्ट में इंस्ट्रक्शन देने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे काम हैं जो कि आज रात से शुरू हो जाने चाहिए। ये उन कामों में से है जो कि एज अर्ली आप इसको निपटा करके रख लें, आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। 4 नंबर है, दैट्स अ ह्यूज टाइम गेन। ना हम पेपर 2 में आए, उससे पहले हम पेपर 1 का, आप में से वैसे लोग जो कि मेंस वर्दी हैं, आप में से वैसे लोग जो कि पिछला बार दे चुके हैं, उनके लिए हम लिंकेज बैठा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं होइए सिर्फ पीटी का सिलेबस देख करके। अगर आपके प्रायोरिटीज अलाउ करते हैं, और जाहिर सी बात है अगर आप मेंस पहले भी लिखे हुए हैं तो आप गेम को समझते हैं, तो आप अपने प्रायोरिटीज डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपके प्रायोरिटीज अलाउ करेंगे तो हम इसका वैल्यू दिखा देना चाहते हैं अभी के स्टेज में, सो दैट आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीज बैठा रहे कि हम जो कर रहे हैं वो किसके लिए। ये चीज अगर नहीं बैठा रहेगा तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होगा। अर्बनाइजेशन आपको 2 बार करना पड़ेगा, एक बार हल्के में अर्बनाइजेशन कीजिएगा पीटी ऑब्जेक्टिव से, एक बार भारी में अर्बनाइजेशन करना पड़ेगा मेंस के लिए। हम कहते हैं कि व्हाई डू दैट, है ना, आपके पास ऐसे भी समय नहीं है, इट्स ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजेशन। जरा हम मेंस से पहले, अगेन हम अभी मेंस के ऊपर ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एडवांस प्लेयर्स के लिए जीएस 1 का मेंस लिंकेज हम ड्रॉ कर देना चाहते हैं कि आप जीएस 1 के लिए जो पीटी के लिए काम कर रहे हैं वो मेंस में कैसे आपको वापस आएगा। मेंस में आपके पास 4 पेपर है, 4 जीएस के पेपर। फर्स्ट जीएस का जो पेपर है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का है, यानी कि इसके अंदर में हाफ सेक्शन हिस्ट्री से आएगा, हाफ सेक्शन ज्योग्राफी से आएगा। 2 पेपर जीएस तैयार करिएगा तो आपका ये बनेगा। हिस्ट्री के अंदर 4 सेक्शंस है, इसके अंदर में एक एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल है, मॉडर्न है, और चौथा झारखंड का भी हिस्ट्री है। अगर आप इनके डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे तो झारखंड का हिस्ट्री छोटा पड़ता है, मेडिवल सबसे लंबा पड़ता है, एंशिएंट फायदे का पड़ता है। पीटी में भी 5-5 नंबर पड़ा है। तो आप में से जो लोग ये पॉलिटी और ये सभी रिवीजन में पढ़ रहे थे, हमारा सलाह होगा कि अगर एंशिएंट नहीं बना है तो पहले एंशिएंट बनाइए, मेंस में भी आपको करना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट स्किप दैट। और जिनका मॉडर्न प्लस एंशिएंट बन गया है, गो ऑन द मेडिवल एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ये 4 विकल्प हम लोग जो मेंस स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे, यू वांट दिस 4 ऑप्शंस ओपन। आप मेंस में खड़े होकर के इन चारों विकल्पों के सवालों को छू सकने की क्षमता चाहेंगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट, है ना। सो हिस्ट्री में जो आप 5-5 नंबर के लिए काम कर रहे हैं, उसका तो मेंस में डायरेक्ट सिग्निफिकेंस है, वो मेंस में जो है वो डायरेक्टली कोरिलेट करेगा। अगले पेपर पे आते हैं पॉलिटी और पबैड। इसमें कुछ चीजों पे हम आपको लिंक करा दें। दूसरा पेपर जो है वो पॉलिटी और पबैड का है। 50% पॉलिटी है, 50% पबैड है। जितना पॉलिटी पढ़े हैं आप जीएस के अंदर में, सब 50% है। पबैड में मेंस में हम आपको एस्टिमेशन दे देते हैं कि अगर पबैड पहले से तैयार नहीं किए हैं तो मेंस में पढ़ने के लिए आप 1 महीना 1.5 महीना आप काट के किनारे रखिए। दिस इज हाउ लॉन्ग दैट सेक्शन विल टेक, लिखने की बात छोड़ करके सिर्फ पढ़ने में मिनिमम। और ये यूपीएससी ऑप्शनल का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। यूपीएससी ऑप्शनल का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हिसाब से 5-6 महीना से कम में नहीं तैयार कराया जा सकता है। ये उसका बहुत रिड्यूस डाउन वर्जन है, इसको भी तैयार करने में आपको 1 से 1.5 महीना लगेगा। तो आप में से जो नॉन पबैड बैकग्राउंड के लिए है, आपका मेंस में जो सबसे बड़ा सरदर्द पकड़ने जा रहा है वो पबैड का टॉपिक करना। इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इस पेपर में 50% नंबर आपका यहां से आ रहा है। अगले पे आइए इकोनॉमी, और यहाँ पे हम आपको कुछ लिंकेजेस ड्रॉ करा देना चाहते हैं जो आपने वहां पे देखा था। देखिए, मेंस का सिलेबस आप सभी को दिया हुआ है। नोटिफिकेशन में मेंस का सिलेबस नहीं डाला है, लेकिन आपको हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। आप सिर्फ पीटी का सिलेबस नहीं देखिएगा, क्योंकि सिर्फ पीटी का सिलेबस जो है वो आपके प्रायोरिटीज को थोड़ा डिस्टॉर्ट कर देगा। देखिए, गुड गवर्नेंस, हम लोग उधर उस साइड में देखे हुए थे। पॉलिटी के अंदर में गुड गवर्नेंस का टॉपिक था, भले वहां पे कम था, अब वहां पे भी असल में पॉइंट इफिशिएंट था। यहाँ पे गुड गवर्नेंस के ऊपर पूरा का पूरा सेक्शन है।
इस मेंस वाले गुड गवर्नेंस के सेक्शन में, और देखिए कि इसके अंदर क्या क्या आता है, गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, गुड गवर्नेंस की सरकार के लक्षण क्या होते हैं, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, पारदर्शिता क्या होता है, ऑनेस्टी क्या होता है, क्विक डिलीवरी क्या होता है, सिविल सेवा का इसमें क्या भूमिका है, लोकपाल, लोकायुक्त, सीवीसी, इस तरीके की संस्थाएं क्या काम करती हैं, सिटीजन्स चार्टर क्या है। आप में से जो लोग नहीं तैयार किए, हम आपको बता रहे हैं इस सिंगल सेक्शन को तैयार करने में आपको 7 डे प्लस लगने वाला है। अगर इस सेक्शन को आप इस दिन से कम में कर पाइएगा तो दैट वुड बी अ रियली फिट, अगर आप इस टॉपिक को कर पाइएगा। वाई आई एम आइडेंटिफाइंग, क्योंकि पीटी में भी इजी पड़ा हुआ है, मेंस में भी पड़ा हुआ है, पीटी का भी निकाल जाएगा, मेंस का भी निकल जाएगा, अगर इस टॉपिक को आप थोड़ा सा हायर प्रायोरिटी में देख लें। सेम ह्यूमन राइट्स हम लोग वहां पे 15 क्वेश्चन 8 टॉपिक वाले सेक्शन में देखे थे। मेंस में ह्यूमन राइट का पूरा डीपर चल रहा है, सारी चीजें, एवरीथिंग। अगेन छोटा टॉपिक है, आसानी से तैयार किया जा सकता है। इकोनॉमी पेपर पे आते हैं। इकोनॉमी पेपर में बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आप जो जितने भी जनरल इकोनॉमी आप पढ़े हुए हैं वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। कई टॉपिक्स ऐसे हैं इसके अंदर जो कि मेंस स्पेसिफिक हैंडलिंग देख करेंगे, खोजेंगे। यानी कि आपको अभी के जीएस में हम जितना इस टॉपिक पे बात किए हैं उसमें कुछ सप्लीमेंट हमको करना होगा मेंस वर्दी करने के लिए, लेकिन वी विल कम टू दैट व्हेन वी क्रॉस दैट ब्रिज। हम जब उस समय पे आएंगे तब उसकी बात करेंगे। अभी पीटी की प्राथमिकताएं मेंस के काम में हरगिज जाने की इजाजत नहीं देती हैं। पहले आप पीटी देखिए, ये WTO और ये सभी चीजें इसके अंदर हुई। फिर हम जो डेमोग्राफिक वहां पे हम लोग देखे थे कि हमको इंडिया का डेमोग्राफिक ज्योग्राफी तैयार करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन तैयार करना पड़ेगा, सभी मेंस में ब्रॉडर रूप में। जितने हम GS1 के अंदर में वैसे ओवरलैपिंग टॉपिक्स आइडेंटिफाई कराए हैं वो सारे मेंस वर्दी हैं। तो आप में से जो लोग पहले मेंस दिए हैं, हमारा हाई एडवाइस क्या होगा, पीटी प्लस मेंस में जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको हायर प्रायोरिटी में कीजिए। मेंस के समय में आपके पास हाथ जो है वो थोड़ा हल्का रहेगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म देखिए, हमने वहां पे एक टॉपिक के ऊपर देखा था, ये पूरा का पूरा ग्रुप सी है, ये पूरा का पूरा चल रहा है, पूरा का पूरा ग्रुप सी है। यानी कि उधर जो आपने काम किया था वो मेंस में आपको रिटर्न बैक करने जा रहा है। मेंस के सिलेबस यूपी जेपीएससी वाला वैसे ही तैयार करता है जैसे हम C2P तैयार करते हैं। पहला T-30 निकलता है 16 के फंड पे, और जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा फंड साइज गिरते गिरते 7, 8 और उसमें टॉपिक घुसेड़ने चालू करेंगे। मेंस के ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स आप देख रहे हैं असल में हाईली डेंस कंसंट्रेटेड टॉपिक्स है, और इस टॉपिक को आंसर कर देने के लिए उतना रिक्वायर्ड स्टूडेंट हमको चाहिए होगा। सो ये मेंस की चुनौती है। आप में से जो लोग दोनों को इंटीग्रेटेड रूप में देख रहे हैं, ये हम बात उनके लिए करना चाह रहे हैं। साइंस वाले एस्पेक्ट में आते हैं। साइंस में हमने कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए थे। देखिए हमने साइंस में, जनरल साइंस में पीटी में 6 क्वेश्चन देखा था, 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 2 बायोलॉजी से। मेंस में आपको वो जो 10th-12th में आपने साइंस पढ़ा था फिर से पढ़ना पड़ेगा। MKS सिस्टम, CGI सिस्टम, सोलर सिस्टम, ये स्पेसटेक में हमने टॉपिक्स इसी के नज़र से तैयार किए हुए हैं। सोलर सिस्टम, पृथ्वी का सोलर सिस्टम में क्या पोजीशन है, ग्रहों का क्या स्थिति है, किस ग्रह पे क्या है, वहां रहा। बायो पे स्पेशल फोकस रहेगा, बायो के टॉपिक्स रहेंगे। एग्रीकल्चर साइंस से मिलिए, हमारे हिसाब से तो बेस्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस। यहाँ पे देखिए साइंस एंड टेक में पूरा एक ग्रुप सी इसके ऊपर बैठा हुआ है एग्रोटेक के ऊपर। यानी मेंस के समय में आपको बहुत हाई वैल्यू प्रोपोजिशन होने वाला है एग्रो साइंस। पीटी में तो 6 नंबर तो गोल्डन है ही है। अगर आप उस 6 नंबर को मिस कर रहे हैं तो यू आर मिसिंग आउट। यू शुड डेफिनेटली टारगेट दो 6 नंबर्स। एग्रो फॉरेस्ट्री और ये सभी चीजें इसके अंदर। उसके बाद इन्वायरमेंट, पीटी में हमने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को क्या देखा था, सिर्फ पीटी देखेंगे तो बहुत बैड डील है, क्योंकि वो 15 क्वेश्चन में से 8 टॉपिक में से एक टॉपिक होने वाला है। यानी एट मैक्स उसमें से कितना, 2 क्वेश्चन निकलेगा। लेकिन मेंस में आइए, पूरा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आपको जस का तस मिलने जा रहा है। आपको हर एस्पेक्ट पे आना पड़ेगा, पॉल्यूशन से लेकर बायोडाइवर्सिटी से लेकर के स्पीसीज से लेकर के कंजर्वेशन एफर्ट, आपको होल इनकम्पासिंग पड़ेगा।
फिर साइंस टेक एंड डेवलपमेंट आता है, वी विल टॉक अबाउट दैट। यहाँ पे जो पहली बार शुरुआत किए हैं और जो अभी पीटी में ही डायरेक्ट उतरने जा रहे हैं, उनके लिए हम समझ सकते हैं कि मेंस वाला मामला जो है अभी के समय थोड़ा ओवर पावरिंग, ओवर बर्डनिंग हो सकता है। लेकिन मेरा आपके लिए सलाह क्या होगा कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रायोरिटीज को डिफाइन कीजिए, फोकस ऑन कंकरिंग फर्स्ट स्टेप। अभी हमारा उद्देश्य क्या है, सीधा सीधा पीटी निकालना। वापस मुद्दे पे आते हैं, हम लोग पीटी का पेपर 1 डिस्कस किए। पेपर 1 के लेवल पे हम क्या देख रहे हैं कि 90% जीएस है, 10% झारखंड है, लेकिन जो 90% जीएस का है ये मेंस का भी 90% है, होल मेंस का 90% है। 800 नंबर एक तरफ, सारा कुछ जो है सो यही जीएस डिफाइन करता है। तो ये जीएस प्रीलिम्स में भले लो वेटेज रखता है, लेकिन मेंस में बिना जीएस के चलना मुश्किल है हमारे लिए, है ना। सो 800 नंबर हमारे पास वहां पड़े। सो पेपर 1 और मेंस के बीच का कोरिलेशन आप देख रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि पेपर 1 में किस इलाके में आपके लिए क्या प्रायोरिटीज है, किस इलाके में आप कैसा एफर्ट डालेंगे, और वो मेंस में आपको क्या आउटकम देने वाला है। आते हैं पेपर 2 में। वापस अगर हम सिर्फ प्रीलिम्स को फोकस करें तो प्रीलिम्स पास करने के लिए सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल हमको चाहिए होगा वो झारखंड का। इनफैक्ट सबसे बड़ा वैल्यू प्रोपोजिशन भी अभी आपके सामने जो है वो झारखंड ही है। यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड आप 1 घंटा कोई जीएस के टॉपिक में डालिएगा तो उससे जितना आउटकम निकलेगा उससे कहीं गुना 15-20 गुना ज्यादा नंबर आपका निकल के आएगा अगर आप झारखंड के टॉपिक में डालें। उसमें भी जैसे पीटी 1 में हम जूसी फ्रूट्स और इसको अलग कर पाए हैं, उसी तरीके से हम पेपर 2 में भी अलग कर पाएंगे कि कौन से ऐसे इलाके हैं जो कि इजी हैं, जिनको आप शुरुआत में निकाल लें, गेट डन विथ इट, जो कि आपके पास पॉकेट में पड़ा रहे। हमेशा स्ट्रेटेजी यही रखेंगे और एटलीस्ट हम तो आपको यही रिकमेंड करेंगे। पहले जो आसान नंबर होते हैं उनको निकालना होता है, पहले डिफिकल्ट सिलेबस में हाथ नहीं लगाना होता है। आप एक तरफ से निकालते चलिए, 0 से शुरू हुए, चलिए हम एक टॉपिक बना दिए, हमारा 5 क्वेश्चन आ गया, चलिए 2 टॉपिक बना दिए, हमारा 10 क्वेश्चन आ गया, चलिए तीसरा टॉपिक बना दिए, 15 क्वेश्चन आ गया। इस मेंटालिटी के साथ चलिए, सिलेबस को किनारे रखिए, सिलेबस के प्रायोरिटी पे चेक मार्क मारते जाइए कि चलिए ये मेरा हाई प्रायोरिटी आइटम खत्म हो गया, ये मेरा हाई प्रायोरिटी आइटम खत्म हो गया, ये मेरा हाई प्रायोरिटी खत्म हो गया, और सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलिए। जहां आप जंप कर गए तो आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, और ट्रस्ट में अभी के पास आपके पास टाइम के अलावा और कोई कीमती चीज नहीं है। टाइम आपका सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। सो पीटी के लेवल पे देखेंगे तो भले ही जिनका झारखंड तैयार है, जो पिछले साल जेपीएससी पीटी निकाले भी हैं, उनको मेरा बहुत सख्त वार्निंग होगा कि थोड़ा रिलैक्स कर जाइए एंड इट्स योर्स टू लूज। ये गेम जो है, आप कई लोग हमको बोलते सुने होंगे कि उसके लिए रखा है, उसके लिए रखा है। रखा कहने का मतलब क्या होता है कि इट्स योर्स टू लूज। वो परीक्षा की गलती नहीं होगी कि आप सिलेक्ट नहीं हुए, परीक्षा तो जो कह रहा है वही कर रहा है, आपने उसके हिसाब से काम नहीं किया, राइट। सो इस प्रायोरिटी को हमेशा ध्यान में रखेंगे। जो पास्ट में भी झारखंड जिनका तैयार भी हुआ है, एरोगेंस में नहीं जाएंगे, हैवी हैंडेडनेस में नहीं जाएंगे। मेक श्योर कि ये इलाके आपके टच एंड बोल्टेड है, क्योंकि ये भले ही आपके कंफर्ट लेवल से ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन प्रायोरिटी लेवल से ये ज्यादा हायर है। आपको अपने कंफर्ट लेवल से गाइड नहीं होना है, आपको एग्जाम के प्रायोरिटी लेवल से गाइड होना है। मेक श्योर आपको कंफर्ट लेवल आपको अलग अलग डायरेक्शन में लेके जाएगा। अभी हम ये करना चाहते हैं, अभी हम ये करना चाहते हैं, डोंट बी गाइडेड बाय दैट। गाइडेड बाय दैट कि हमको क्या करने की जरूरत है, अभी के समय हम क्या करेंगे, तो हमको सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास अटेम्प्ट। सो पेपर 1 के बारे में हमारी चर्चा क्या हुई कि पेपर 1 में हमको सिलेक्टिव जाना पड़ेगा, राइट। पेपर 1 में हमको सिलेक्टिव जाना पड़ेगा। पेपर 1 में हमको इजी फ्रूट्स जो हैं उनको हमको निकाल लेना होगा, और जो ब्लैक होल्स हैं उनको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना होगा। कहीं पे 2 घंटा आप जो है सोलू टॉपिक पे डाल दिए तो आप उस जगह पे नहीं डाल रहे हैं जहां पे कि ज्यादा पॉइंट वैल्यू आ रहा है। पेपर 2 के लिए स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है। पेपर 1 को अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव बनाने जाइएगा तो आप एग्जामिनेशन में स्टैंड नहीं करते एट दिस पॉइंट। पेपर 1 को एकदम जेनरिक छोड़िए, सिर्फ इजी फ्रूट्स को प्लग कीजिए, और पेपर 2 के प्रायोरिटीज फुलफिल होने के बाद पेपर 1 के प्रायोरिटीज डिसाइड कीजिए। एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपको बढ़ने की जरूरत है। पेपर 2
कॉम्प्रिहेंसिव करना होगा। कॉम्प्रिहेंसिव इन द सेंस हमको इतना डाटा रटा होना चाहिए कि अगर परीक्षा पूछ रहा है कि उस जिला का जनसंख्या 4332 है या 4742 है, हमको इस लेवल का डेटा रिफाइनमेंट चाहिए। सो एक्सपेक्टेशन हम सेट कर दे रहे हैं। डरने की बात नहीं है, बहुत फेयरली डिफाइंड फील्ड है। अगर आप नेसेसरी रिपीटेशंस जैसे कर रहे हैं, अगर आप कर देंगे, ये डेटा को बैठाना टफ नहीं है, बस वो एक प्रोसेस है जो कि आपको करना पड़ेगा। उस प्रोसेस के अलावा और कोई तरीका नहीं है इस डेटा को बैठाने का, बट इट इज वेरी डूएबल। इस समय में हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे करने जा रहे हैं। सो पेपर 1 सिलेक्टिव चलेंगे। पेपर 1 में कभी ज्यादा समय नहीं डालना है, भले ही हमको अंदर से लग रहा है कि नहीं ऐसा कर लेते वैसा कर लेते। पेपर 2 भले मन कह रहा है कि हमारा बना हुआ है, लेकिन उसमें एक बार टच करने में कुछ नहीं जाता है ना। सो कुछ नहीं जाता है, मेक श्योर कि वो चीजें ठीक है हमारे पास, है ना। सो प्रीलिम्स के लिए हमारे पास अगर ब्रॉडर रूप में कहें तो स्ट्रेटजी कुछ ऐसी होने वाली है। बाकी हम लोग पेपर स्पेसिफिक टॉपिक चालू करेंगे तो हमारे स्ट्रेटजी के ज़्यादा फाइनर कंपोनेंट्स आपके पास आ जाएंगे। हम पेपर 1 के भी कुछ क्लासेस ऑर्गेनाइज कराएंगे। जाहिर सी बात है, सिलेबस देख रहे हैं, पेपर 1 का हर टॉपिक तो हम आपको पढ़ा नहीं सकते हैं इस लिमिटेड टाइम फ्रेम में। वो तो हमारे जीएस के कॉम्प्रिहेंसिव फ्लो के साथ ही जाएगा। बाकी जो इजी फ्रूट्स हैं, जो कि हमको लगता है कि झारखंड प्रायोरिटी के साथ में हम आपके सेट कर सकते हैं, उन सिलेक्टिव एरियाज पे हम जाएंगे। जैसे कि वो अर्बनाइजेशन, वो जो आप 8 टॉपिक्स देखे थे, वो जो सस्टेनेबल, जो मेंस से ओवरलैपिंग टॉपिक हैं, वो हम करवा देंगे इन द कॉम्प्रिहेंसिव वे कि आपका पीटी प्लस मेंस का मामला जो है सो सेट हो जाए। ऐसे भी मेंस के लिए आप समझते हैं आपको पैटर्न रखना पड़ता है, डाटा नहीं रखना पड़ता है। आप पैटर्न उठा लीजिए, डाटा पे फोकस कीजिए, दैट्स ऑल यू शुड बी डूइंग। सो पेपर को लेकर के रफ रणनीति हमारी ये है। एक और बड़ी बात और अगली जरूरी बात कि इस कंपटीशन को हम कैसे देखते हैं। अब क्योंकि हमारे नज़र में जो अधिकतर आपके फील्ड के स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो ये है कि दे डोंट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कंपटीशन एंड हाउ फ्लूइड द कंपटीशन इज। फ्लूइड कंपटीशन बदलता रहता है, एक परीक्षा दूसरे परीक्षा से अलग है, एक परीक्षा का देने वाला कंपटीशन दूसरे परीक्षा के कंपटीशन वर्ग से अलग है, ये बदलते रहना होता है। यू हैव टू स्टे कॉम्पिटिटिव। आपको अपना एज डिफाइन करना पड़ेगा। कॉम्पिटिशंस एकेडेमिया से अलग चलते हैं। एकेडेमिया में एक सेट मार्क होता है कि ये लाइन है, आप इस लाइन को क्रॉस कर दीजिए और आप जो है सो गुड टू गो, आपका जो है सो हो जाएगा। कंपटीशन बीट करने का सिर्फ एक तरीका होता है, अपने अगल बगल देखिए एंड बी बेटर देन देम। कंपटीशन जीतने का सिर्फ एक तरीका है, बाय बीइंग बेटर देन अदर्स। कंपटीशन कोई सेट मार्क्स नहीं है। आपने कई लोग जो है सो परीक्षा पीटी निकलेगा और पीटी निकलने के बाद देखिए कि लोग कट ऑफ जारी करने लग जाएंगे, वो कर जाएंगे। अंधाधुन बात हो रही है। वो सिर्फ इस बात में उसका साइंटिफिक ग्राउंड सिर्फ इतना है कि परीक्षाएं अपना पैटर्न बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं चेंज करती हैं, तो आप पिछले वाले के अगल बगल गेस मार रहे हैं, लेकिन दैट ऑल इट इज। वो सिर्फ एक गेस वर्क है और कुछ नहीं है। रियलिटी में कंपटीशन कहाँ जाएगा, ये आपके साथ जिन लोगों ने परीक्षा दिया है दे गेट टू डिसाइड। वो उनका कैसा गया है, उनका कौन सा नंबर ज्यादा है, उनका किस में कम है, दे गेट टू डिसाइड कि क्या होने वाला है। सो जब तक एग्जामिनेशन से आप दे करके नहीं आए, तब तक कंपटीशन को लेकर के कोई पहले से प्री कंसीव नोशन आपको बैठाने की जरूरत नहीं है। आप और खास करके एक बड़ा पिटफॉल है जो कि पीटी में उतरने से पहले भी हम आपको वार्न करेंगे कि परीक्षा के दौरान जजमेंट पास करना। आपके पास क्वेश्चन पेपर सेट आ गया है, आपको लग रहा है कि दो क्वेश्चन टफ है, तो आप सोचने लग जाइएगा ओहो इस बार का पेपर तो टफ आया है, कट ऑफ तो ऐसे जाएगा। बीच कंपटीशन में रिजल्ट क्यों आप डिफाइन कर रहे हैं? यू कैन नेवर डिफाइन अ रिजल्ट मिड कंपटीशन। उस समय सिर्फ आपकी ऑप्टिमाइजिंग टेंडेंसी होनी चाहिए, आपकी ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि इसमें से हम 4 नंबर कैसे ऑप्टिमाइज कर ले, राइट। सो ये है। बट दैट बीइंग सेड, एक परीक्षा में कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट कीजिए। आप ये एक्सपेक्ट कीजिए कि पिछले साल जो हुआ था फेयरली कुछ उसके अगल बगल होगा। ये साइंटिफिक नहीं है, हर बार नहीं काम करेगा, आपके पार्टिकुलर एग्जामिनर के बारे में मे भी नहीं काम करेगा, लेकिन इन मोर लाइकलीहुड ये काम करेगा, है ना। सो पास्ट कट ऑफ क्या चल रहा है,
पास्ट के परफॉर्मेंसेस कैसे रहे, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही कारण है कि स्टेट पीसीएस एक्सपीरियंस का गेम हो जाता है, यूपीएससी एक्सपीरियंस का गेम नहीं होता। यूपीएससी में फर्स्ट टाइमर के लिए भी वही स्कोप है, 4 बार से दे रहे के लिए वही स्कोप है, क्योंकि एग्जामिनर गेम के रूल हर सेकेंड बदल रहा है, तो हर किसी के लिए सरप्राइज है। स्टेट पीसीएस में एक्सपीरियंस का गेम है, जो पहले से खेल रहा है उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो चीज कंसिस्टेंटली आएगा। सो एक्सपेक्ट कंसिस्टेंसी। पास्ट कट ऑफ क्या रहे, इस एग्जामिनेशन के बारे में आप क्या एक्सपेक्ट करें। देखिए पिछले बार का जो अनुभव था 65 नंबर जो है, सो अगर आप पीटी के दोनों 65% नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम बता रहे हैं आउट ऑफ 100, अगर आप दोनों के सही करते हैं इन ऑल लाइकलीहुड यू आर अक्रॉस द लाइन, यानी कि 200 क्वेश्चन में से 130-140 क्वेश्चन का टारगेट रखिए। हम कहेंगे टारगेट 140-45 का रखिए, 100% अटेम्प्ट कीजिए और कहीं 130 से ऊपर पढ़िए, यानी फाइनल जो आउटकम होने वाला है वो 130 से ऊपर होगा। इसके लिए अगेन सिलेबस खोलिए, देखिए कि कहाँ पे इजी फ्रूट्स हैं, किनको पहले खत्म करने की जरूरत है कि हमारा वो 65 क्वेश्चन जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमारे पॉकेट के अंदर में आकर के गिर जाए, है ना। जब एक बार ग्राउंड कंसोलिडेट कर लिए होंगे तो उसके बाद फिर आप सक्सेसिवली आप फिर एडिशन पे लगेंगे कि अच्छा फिर लो वैल्यू वाला क्या ऐड कर ले, जाते जाते और दो चीज क्या जोड़ ले, और जाते जाते क्या जोड़ ले। ये लास्ट समय का मेंटेलिटी ये होगा। स्टार्ट में जितने भी हमारे पास इस तरीके के वैल्यू प्रोपोजिशन हैं उनको तुरंत भर में हाई प्रायोरिटी में साइड में कीजिए। सो पास्ट कट ऑफ ये है। मेंस का क्या मामला है, अभी मेंस की बात नहीं करते, मेंस का एक अलग कहानी है ना। 65% के आसपास में 60-65% आप उधर भी कट ऑफ एक्सपेक्ट कीजिए, बट दिस इज द कट ऑफ। आपको टारगेट वैसा करना चाहिए। आपका पीयर ग्रुप कैसा है, आपका कंपटीशन कैसा है जिसके अगेंस्ट में आप उतरने जा रहे हैं, जो कि आपका सीट छीन लेगा, है ना। अपने पीयर ग्रुप से मिलिए। देखिए इस एग्जामिनेशन में जितने भी दिल्ली में यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं सब उतरने जा रहे हैं, है ना। तो एक पीयर ग्रुप तो आपका ऐसा है जो कि स्ट्रिक्टली यूपीएससी का क्लाइंट बेस है। ये यूपीएससी वाले क्लाइंट बेस के साथ ताकत क्या है, इसके साथ ताकत ये है कि ये पेपर 1 देख सकता है। इसके साथ वीकनेस क्या है कि ये झारखंड पेपर यहाँ के ट्रेडिशनल जो कि 4-5 साल से जो लेकर तैयार कर रहे हैं उनसे झारखंड पेपर में ये 6 महीना एफर्ट डाल करके बीट नहीं कर सकता है, राइट। एक वो वर्ग है। एक दूसरा वर्ग है यहाँ के ट्रेडिशनल विद्यार्थी का। ये परीक्षा चूंकि लंबे समय से लंबित है तो आप देखेंगे कि एज रिलैक्सेशन मिला है। इस परीक्षा में एक्सपेक्ट कीजिए कि 5 लाख प्लस लोग उतरने जा रहे हैं। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो पिछले 5-6 साल से झारखंड बना रहे हैं। इस ट्रेडिशनल ग्रुप के साथ एक कमजोरी है। इसके साथ कमजोरी क्या है कि ये यूपीएससी ओरिएंटेड जीएस नहीं तैयार किया है। एक नटसेल में समझिए कि हम कंपटीशन को बीट करने का क्या प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। यूपीएससी वालों को झारखंड पेपर में ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स को मैच करना होगा। झारखंड पेपर में पेपर 2 में अगर आप ट्रेडिशनल को मैच नहीं कर पाएंगे यू आर नॉट इन द गेम। तो झारखंड में बीट करने का मेंटालिटी मत रखिए, आप झारखंड में मैच कीजिए। और झारखंड पेपर में हमारा मानना क्या है कि एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, यानी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे कि ढेर सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप पड़ा हुआ है, मतलब कुछ एक नंबर पॉइंट के आसपास में ढेर सारे सैचुरेट करेंगे। रियल में पीटी का कंपटीशन डिसाइड क्या करेगा, ये 90, ये जो जीएस वाले हैं। सो झारखंड में मैच कीजिए और जीएस में बीट कीजिए। यूपीएससी वालों का हमारा यही कहना है, क्योंकि इतने कम समय में जो ट्रेडिशनल स्टूडेंट हैं वो जीएस के डीप में नहीं जाएंगे, तो वो जो 2-4 क्वेश्चन पॉलिटी के लोग छोड़ करके चल रहे हैं, जो कि आप जो ट्रेडिशनली तैयार किए हैं आपके लिए आसान क्वेश्चन है, वो इजी प्लकिंग है, तो उधर का चीज आप इधर से कॉम्पनसेट कर सकते हैं, राइट। आप दोनों में से किसी एक वर्ग में नहीं हो सकते। आप बहुत ये इस वर्ग में रहिएगा तो भी आप डिसएडवांटेज में हैं, आप बहुत उस वर्ग में रहिएगा। हमारे हिसाब से बेस्ट कंपटीशन जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। जीएस एज देगा, जीएस जीत दिलाएगा, ग्राउंडिंग तो झारखंड तय करेगा। सो झारखंड नहीं है तो पैर के नीचे जमीन नहीं है, और जीएस जो है दैट इज वेयर यू विल गेट द एज। वो जो 1-2 नंबर आपको पीटी क्वालिफाई कराने और नहीं कराने के बीच में अंतर रखता है। सो ये है।
सो फंडामेंटली हम एग्जाम को समझ रहे हैं, हम कट ऑफ को समझ रहे हैं, हम काम को समझ रहे हैं हम, और काम को जो लोग नहीं अभी भी समझ रहे हैं वो सिलेबस के साथ हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि स्पेंड टाइम विथ इट सो दैट यू बिकम वेरी फेमिलियर। कई सारी चीजें आपको अपने आप दिखने लगेंगी जो कि बिना सिलेबस देखे आपको नहीं दिखेंगी, है ना। सो प्रायोरिटी ऑर्डर डिफाइन करना वो उनमें से एक है। सो दीज आर बेसिक एसेंशियल थिंग्स। हमारी रणनीति इन्हीं चीजों के ऊपर आधारित होने वाली है। पेपर 2 हम लोग सबसे ज्यादा एफर्ट डालेंगे, यानी कि इस क्रैश कोर्स में हमारा मेजर फोकस होना है झारखंड बनाना। झारखंड को ऊपर से नीचे तक हम लोग थॉरोनेस के साथ करेंगे, प्लस पेपर 1 के हम सिलेक्टिव टॉपिक्स में जाएंगे, क्योंकि देखिए हमारे सिर्फ टॉपिक खत्म करने की बात नहीं है ना, आपके लिए भी तो खत्म होना चाहिए। सो हम ओवरबर्डन नहीं करेंगे, सेलेक्टिवली जो हाई वैल्यू के पेपर 1 के टॉपिक्स हैं, बाकी जो कर सकते हैं उनको हम जीएस कोर्स में एक्सेस दे सकते हैं, जहाँ पे कि फुल कॉम्प्रिहेंसिव जीएस पढ़ा हुआ है इन ऑल इट्स ग्लोरी अभी के समय। हालांकि अगर आपका जीएस पहले से नहीं बना है, यू शुड डेफिनेटली नॉट गो इन दैट डायरेक्शन, आपको उस रास्ते पे नहीं जाने की जरूरत है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो। क्लासेस हमारे किस तरीके से शेड्यूल होंगे वो आगे आपको पता चलेगा। हम लोग हमारे सारे एक्शंस हमारे प्रायोरिटी से गाइडेड होने वाले हैं कि हम हायर प्रायोरिटी में किस टॉपिक को देखने वाले हैं, लोअर प्रायोरिटी में किस टॉपिक को देखने वाले हैं। जीएस में हम लोग थोड़ा कम अभी के समय एफर्ट डालेंगे और झारखंड में ज़्यादा डालेंगे। विद दैट बीइंग सेड, ये बहुत जेनरिक इंस्ट्रक्शन है और हम जो कोचिंग मेथड यूज करते हैं वो बहुत हाईली इंडिविजुअलाइज्ड है, यानी कि कोई एक प्लान नहीं है जिसपे आप सभी को चलना है। आप हमारे इस जेनरिक बात को सुनिए, इसको अपने एप्लीकेशन में इसको अप्लाई कीजिए और आप हमसे इंडिविजुअली बात कीजिए कि आपके लिए क्या रास्ता ज़्यादा सूटेबल है। हम आपको एडवाइस कर सकते हैं, अगर आपको वो रास्ता चलने का हुआ तो यू गेट टू चूज कि आप उसमें ज़्यादा इफिशियंटली बढ़ सकते हैं, है ना। सो कोर्स का स्ट्रक्चर वी विल सी एज वी गोज। हमारा ज्यादा फोकस झारखंड पे होगा। नेक्स्ट क्लासेस से आपको स्ट्रक्चर नजर आ जाने वाले हैं कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले आज के हम इस ओरिएंटेशन को इस पॉइंट पे वाइंड अप करेंगे कि चूंकि हमारे पास काम के प्रायोरिटीज कई सारे हैं, तो कई काम हम आपको अभी इंस्ट्रक्ट कर देना चाहते हैं जो कि आज रात से शुरू हो जाने चाहिए। अगर आज रात से नहीं शुरू हुआ तो कल इसके लिए देर हो गया है। इट इज एज सिंपल एज दैट, है ना। उनमें से क्या क्या काम है? GS1 के 2-3 टॉपिक्स हम आपको आइडेंटिफाई करा चुके हैं। GS1 के 2-3 टॉपिक्स हम आपको आइडेंटिफाई करा चुके हैं। कौन कौन से? नेशनल करंट अफेयर्स में अवार्ड्स को देखिए, नेशनल करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स को देखिए। झारखंड के कुछ करंट अफेयर्स आपको शुरू कर देने चाहिए। झारखंड का आपको 2 लेवल का करंट अफेयर्स चाहिए। एक तो कि नेशनल करंट अफेयर्स चाहिए, उसका वेटेज है 15 क्वेश्चन पेपर 1 में, और दूसरा झारखंड करंट अफेयर्स जिसका वेटेज उससे कहीं ज्यादा, यानी कि काम भी छोटा है और वैल्यू भी ज्यादा है। झारखंड करंट अफेयर्स आप कैसे करेंगे? जहां जेपीएससी या इस तरीके का झारखंड का कोई एग्जाम होता है, वैसे ही आप क्या देखिए कि बाजार में फ्लड कर जाते हैं करंट अफेयर्स के अलग अलग मैगजीन। तो आप मार्केट में बुक स्टोर्स वगैरह में जाइए, झारखंड समसामयिकी, झारखंड करंट अफेयर्स से कोई ब्रांड वगैरह मत खोजिए, सभी घुमा फिरा करके एक ही चीजें हैं। कोई 3-4 उठा लीजिए, बहुत महंगी किताबें नहीं आती है, उनमें मिला जुला करके आप देख लीजिएगा। उनमें से एक चीज जिनको आज ही आपको शुरू कर देना चाहिए वो है गवर्नमेंट स्कीम्स। झारखंड सरकार के सरकारी योजनाएं, असल में बहुत छोटा टॉपिक है और 5 क्वेश्चन रखा हुआ है, तो इट्स अ वेरी इजी टॉपिक जो कि अर्ली में शुरू हो जाए। सो झारखंड के करंट अफेयर्स जुगाड़ कर लीजिए। उसके अलावा कुछ और अभी हम पेपर 2 के डिस्कशन पे आते हैं। तो पेपर 2 के डिस्कशन में हम बात करेंगे कि रट्टा मारने का कुछ काम हम आपको अर्ली दे देना चाहते हैं, जैसे कि झारखंड के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपको जल्दी रट लेने चाहिए, पर्व त्योहार का मामला है वो रट लीजिए। इजी पिकिंग्स आप थोड़ा थोड़ा करके निकाल लीजिएगा, ये जो है सो आपका बन जाएगा। जीएस के लिए आप में से जो लोग अभी जीएस के लिए बहुत वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, और जैसा कि हम डिस्कशन में ये देख चुके हैं कि आपके लिए अभी के समय वहां पे जाना बेनिफिशियल भी नहीं है, उनको अभी के समय क्या करना चाहिए कि मार्केट में घटना चक्र नाम का एक क्वेश्चन बैंक आता है, इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। ये असल में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक है। इसमें इंडिया के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे गए सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस का कलेक्शन है। इट्स अ लेंदी बुक,
आपके सिविल सर्विसेज की जर्नी में ये किताब आपको आज न कल करनी ही करनी है। पीटी से बीच में आप सब पूरा नहीं कर पाएंगे, फ्रेशर्स के लिए हम बोल रहे हैं। और जो पहले से बना के रेडी रखे हैं उनको जीएस में घटना चक्र को हायर प्रायोरिटी में उठाना चाहिए कि अगर अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट हो गया है तो जस्ट जंप टू द घटना चक्र। जिनका घटना चक्र का भी एक राउंड कंप्लीट हो चुका है उनके लिए एडवाइस है कि रिवाइज दैट, उसका एक रिवीजन का साइकिल जो है वो घूम जाना चाहिए। ये एक नहीं कई बुक्स का ग्रुप है, तो इसमें हिस्ट्री का भी मिलेगा, पॉलिटी का भी मिलेगा, ज्योग्राफी का भी मिलेगा, लंबा चौड़ा कलेक्शन है। लेकिन इतनी बड़ी किताबें मंगा करके उसमें डूब नहीं जाना है। हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं कि अगर हमारा प्रायोरिटी अलाउ करेगा तभी हम उसमें जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। इनफैक्ट हम सेलेक्टिवली अगर किन्हीं को छुएंगे तो छुएंगे, नहीं तो हम अननेसेसरी उसमें नहीं जाएंगे। बैठ करके खाली घटना चक्र बनाने चलिए तो यहाँ से पीटी के बीच में आपका घटना चक्र का ना तो एक रिवीजन पूरा होगा, ना तो बनाने वाले फर्स्ट राउंड वाले तो भूल जाइए कि 1.5 महीना में आप सारा घटना चक्र बनाने जा रहे हैं। टाइम का एसेट आपका सबसे कीमती एसेट है, मेक श्योर कि उसका यूटिलाइजेशन सही है। रट्टा टास्क पे आते हैं हम लोग पेपर 2 डिस्कस करके। पहले पेपर 2 के सिलेबस को हम लोग डिस्कस करें और इसकी हमारी रणनीति क्या है, और उसके बाद फिर हम इसमें आपको रट्टा के टास्क दिखाना चाहते हैं। सारी बातें अभी कहां पे आती है कि हम सभी के लिए जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो ये झारखंड का पेपर 2 तैयार करना। ये पीटी पास नहीं करेंगे अगर हमारे पास झारखंड का पेपर 2 तैयार नहीं है। मेंस में भी हमको जगह जगह पे ये हेल्प करेगा, हालांकि उतना हेल्प नहीं करेगा, बट स्टिल अगर पहला गेट ही नहीं पास कीजिएगा तो इससे इंपॉर्टेंट फिर और क्या बनता है। सो यू शुड डू दैट। सिलेबस से हम आपको वाकिफ कराते हैं और बाकी दूसरों से हम कैसे अलग चलेंगे, हमको क्या लगता है कि आपके लिए हम क्या कॉम्पिटिटिव एज पेपर 2 में जनरेट कर सकते हैं, कहाँ पे आपका कंपटीशन गड़बड़ कर सकता है और कहाँ पे हमको लगता है कि आपके लिए स्कोप है दूसरों से 2 कदम आगे निकलने का। पहले आपको हम सिलेबस से आइडेंटिफाई कराएं। सिलेबस को क्रोनोलॉजिकली नहीं देखें। आगे आप हमारे क्लासेस में बैठेंगे तो आप हमारे इस सिलेबस के प्रति जो फ्रस्ट्रेशन है इससे आप वाकिफ होंगे कि सिलेबस जिसने भी डिजाइन किया है बड़ा उटपटांग डिजाइन किया। देयर इज नो क्रोनोलॉजिकल, कोई सिस्टम नहीं है वो क्या प्रेस्क्राइब कर रहा है। कई जगह तो ऐसा है कि ये बोलता कुछ है और करता कुछ है, वो बोलेगा ये लेकिन कर देगा कुछ और। सो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इस चलते अगर बनाने वाले ने सिलेबस में लॉजिक नहीं रखा है तो करने वाले को लॉजिक नहीं रखना चाहिए। अगर आप उस लॉजिक से चलेंगे जिस लॉजिक से एग्जामिनर ने प्रेस्क्राइब किया है तो आपके लिए काम जो है सो बहुत कम्बरसम होगा। हम झारखंड को ऐसे नहीं करेंगे, हम प्रायोरिटीज डिफाइन करेंगे ना। हमारी स्ट्रेटेजी क्या है और ये स्ट्रेटेजी क्यों है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल स्टूडेंट से आपको एज देने के लिए डिफाइन किया हुआ है। ये पूरे इस स्ट्रेटेजी, इस पूरे प्रोसेस से चलने का मेन एडवांटेज क्या है कि जो आपका ट्रेडिशनल स्टूडेंट है उससे आपको कुछ कॉम्पिटिटिव एज मिलने जा रहा है। कहाँ पे है देखिए, 2 साइड के पेपर में झारखंड का सिलेबस पीटी का उसने डिफाइन किया है। एक पन्ना नंबर 1, पन्ना नंबर 2। अगर पन्ने देखिएगा तो आपको लगेगा कि दोनों इक्वल वेटेज है, दैट इज नॉट सो। पन्ना नंबर 1 में मात्र 30 क्वेश्चन है। पहला जो ये सेक्शन है झारखंड का इतिहास, इससे 8 क्वेश्चन, झारखंड के आंदोलन 7 क्वेश्चन, झारखंड की विशिष्ट पहचान 5 क्वेश्चन, झारखंड का साहित्य नृत्य संगीत इससे 5 क्वेश्चन, और झारखंड साहित्य साहित्यकार 5 क्वेश्चन। यानी आप देखेंगे तो 8, 7, 15, 15, 5, 20, 20, 5, 25, 5, 30। यानी कि आपके हाथ में जो सिलेबस पड़ा हुआ है इसमें जो फर्स्ट पेपर है वो साइकोलॉजिकली आपको इक्वल इंपॉर्टेंस होने का भ्रम पैदा करता है, और इनफैक्ट सिलेबस के पहले ये भ्रम पैदा करता है। तो देखिए कि कई लोग इसमें बेवकूफ़ी करेंगे, हालांकि ये सिर्फ 30% का कवरेज रखता है। 70% क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ पे पड़े हुए है ना। 70% क्वेश्चंस कहाँ हैं, यहाँ पे पड़े हुए। ये मेजर जो पेपर 2 है इधर में 70% है, हमारा टारगेट क्या है 65% का। इधर एक एक क्वेश्चन के लिए आपको बड़े बड़े टॉपिक बनाने पड़ेंगे, इधर आपके पास इजियर फ्रूट्स है जो कि आप कंसोलिडेट कर सकते हैं। सो हमारी स्ट्रेटेजी इस आधार पे होगी।
हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सिर्फ हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं है बल्कि हमारा अनुभव भी है। वो क्या है कि ट्रेडिशनल विद्यार्थी जो अनगाइडेड चलेगा वो सिलेबस के क्रोनोलॉजी में चलेगा। ये एग्जामिनर ने जो कंफ्यूजन पैदा कर दिया है वो हिस्ट्री से शुरू करेगा करने का प्रयास। पहले वाले पार्ट में पॉइंट सिग्निफिकेंस नहीं है, और लोग ऐसे भी जो नए तैयार करते हैं वो शुरुआत वाले पोर्शन में ज्यादा समय वेस्ट करते हैं, आखिर में घसीटते हैं। दिस इज वेयर मेनी पीपुल आर गोइंग टू मेक मिस्टेक। एंड अगर आप ये नहीं करेंगे तो दूसरों से इस चलते आप आगे होंगे। लोग हम देखे हैं कि 1.5 महीने का झारखंड का तैयारी है तो लोग जो है सो 15 दिन 20 दिन झारखंड के इतिहास में लगे हैं। बोले बेटा 7 क्वेश्चन के लिए काहे के लिए रिसर्च करने पे पड़े हो, जबकि ज्यादा हायर वैल्यू किनारे में पड़ा है। सो हम सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं चलेंगे। दूसरा चीज, हमारे जो झारखंड के कवरेज का पैटर्न होगा वो इस यूटिलिटी को भी ध्यान में रखिएगा कि हम पीटी के बाद मेंस में हमको झारखंड फिर नहीं करना पड़े, क्योंकि वी डोंट वांट दैट। जो झारखंड का मामला है वो इधर हो जाए। टॉपिक्स तो वही रहने वाले हैं, मेंस में टॉपिक्स तो नहीं बदलेंगे, लेकिन आप अगर इसमें हम जो नजरिए आपको मार्कअप कर देंगे, अगर नजरियों पे ध्यान रखेंगे तो मेंस में आपके लिए एक कंसोलिडेटेड जो है वो ये हो जाएगा। सो आते हैं यहाँ पे अब हमारा स्ट्रेटजी क्या चलेगा। होलिस्टिक स्ट्रेटजी है। आपका एग्जामिनर जो प्रिस्क्राइब कर रहा है वो रैंडमनेस है, हम रैंडमनेस में नहीं चलते। हमको एक कहानी होना चाहिए, हमको एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके बारे में हम डाटा तो याद रखे ही रखे, हम उसके बारे में बोल पाए, हम इम्प्रेसिव जो है सो आउटपुट उसको निकाल पाए। और अगली चीज कि हमारे जीएस अंडरस्टैंडिंग के साथ ये इंटरलिंक करे, ना कि कंफ्लिक्ट पैदा करे। आप इतने एग्जामिनेशन जो मल्टीपल दे रहे हैं, नथिंग शुड कंफ्लिक्ट योर प्रिपरेशन, वो सप्लीमेंट्री ही होना चाहिए। इस आधार पे झारखंड पेपर को हमने जिस तरीके से डिजाइन किया है कि हम इसको जीएस के अप्रोच में देखेंगे, सिलेबस के अप्रोच में नहीं देखेंगे। थोड़ी देर पहले हम जीएस पेपर को क्या बोले थे कि सिलेबस से देखिए, जीएस से मत देखिए, और हम पेपर 2 को क्या बोल रहे हैं, सिलेबस से मत देखिए, इसको जीएस से देखिए। हम जिस फॉर्मेट में आपको झारखंड का जीएस दे रहे हैं ये असल में कंडेंस्ड और इजियर टू डाइजेस्ट है। ये इंटरलिंक भी करेगा और ये बेनिफिट भी देगा, ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं चलेगा। जीएस के ऑर्डर में अगर हम झारखंड के पेपर को देखें तो हमारी कहानी स्ट्रेटजी कैसे चलने वाली है। हम लोग जमीन से शुरू करेंगे, द लैंड, यानी कि हम बेसिकली हम जीएस में क्या देख रहे हैं, हम पहले ज्योग्राफी तैयार करेंगे। ज्योग्राफी के अंदर में हम ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स जब डिफाइन कर लेंगे तो हम असल में इतने पॉइंट वैल्यू के लिए काम कर रहे हैं। ज्योग्राफी आपका कहाँ पड़ा हुआ है, ज्योग्राफी के अंदर में देखिए ये जो पॉइंट नंबर जे है, पॉइंट नंबर जे आई जो आप देख रहे हैं ये ज्योग्राफी का पॉइंट है ना। इसके अंदर में झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज, इकोनॉमिक ज्योग्राफी प्लस फिजिकल ज्योग्राफी, थोड़ा सा ओवरलैपिंग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। 10 क्वेश्चन इजी यहाँ पे आपके पास रखने के लिए पड़े हुए हैं। दूसरा चीज, आप ज्योग्राफी में अगला ये जो झारखंड के प्रमुख उद्योग, इसको हम ज्योग्राफी और इकोनॉमी के नजर से करेंगे। 5 यानी कि ज्योग्राफी ये प्लस इकोनॉमी अगर आप देखें तो आपके पास वैल्यूज कितने हैं, ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमी 10 क्वेश्चन प्लस 6 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन प्लस 5 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, यानी कि ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमी में आपके पास 21 क्वेश्चंस आने वाले हैं। यानी कि सबसे बड़ा सिंगल मोस्ट अकेला इलाका जो कि झारखंड में वेटेज रखेगा वो ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स है, और दोनों रिलेटेड एस्पेक्ट भी है। तो इस वाले फर्स्ट सेक्शन में जब आप ज्योग्राफी प्लस उसके साथ में आप इकोनॉमी करेंगे तो आप 26 क्वेश्चंस हैंडल कर रहे हैं। सिर्फ 26 क्वेश्चन आप पेपर 2 में हैंडल कर रहे हैं, इसका पेपर 1 में भी आपको 2-3 नंबर मिल रहा है। तो पेपर 1 का जो 10 झारखंड का है ये वो भी आपको देगा। तो ज्योग्राफी पहले खत्म करें, ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमी पे जाएं। और हमारी जीएस की कहानी भी तो ऐसी है। ज्योग्राफी में पहले हम देखेंगे कि जमीन क्या है, नेचुरल सर्कमस्टेंस क्या है, इस जमीन का परिणाम होने वाला है कि यहाँ पे ये सिविलाइजेशन आएगा, ये कल्चर आएगा, ये इकोनॉमी आएगा, ये पॉलिटी आएगा। यानी कि कायदे से बात ही ज्योग्राफी से शुरू होनी चाहिए। अगर हमको झारखंड को समझना है तो झारखंड की समझ हम शुरू करेंगे झारखंड के भूगोल के साथ कि व्हाट्स द लैंड।
झारखंड का ज्योग्राफी, इकोनॉमी और अगला इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इस फोल्ड में जहां हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को जोड़ दे रहे हैं, तो अब देखिए आपके पास कितने नंबर आ रहे हैं। इन्वायरमेंट को जोड़ रहे हैं यानी कि अब आपका पॉइंट नंबर आ रहा है एम जो कि 5 क्वेश्चन है, एन जो कि 7 क्वेश्चन है, डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि 5 क्वेश्चन है, और यानी कि 7 5 12 5 17 17 इकोनॉमी में ये तो आपको हम रटने का टास्क अभी देने वाले हैं। योजनाएं 5 क्वेश्चन, यानी कि इस 21 में 17 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का आप जोड़ दीजिए। 26 प्लस 17 आ गया आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से। ये आपके हम प्रायोरिटीज डिफाइन कर रहे हैं ना। तो 26 यहाँ पे, 17 यहाँ पे। एक जो आपको हम झारखंड करंट अफेयर्स रटने के लिए बोल रहे थे, झारखंड के स्कीम्स जो आप करंट अफेयर्स के डाल दीजिए, तो 5 क्वेश्चन आप और रख लीजिए, यानी कि आपके पास पॉकेट में आप कितने पढ़ रहे हैं, 22 प्लस 26 48, यानी कि 50% आपका सिलेबस जस्ट यहां पे पड़ा है। यू शुड बी फर्स्ट टैकलिंग दिस इन दिस ऑर्डर। इस ऑर्डर में करेंगे तो आपके पास एक सब्जेक्टिव मेंस में उसको रिप्रोड्यूसेबल आपके पास इंफॉर्मेशन भी रहेगा। आप रैंडमली डेटा क्रैमिंग नहीं कर रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे हैं कि हम डाटा रट रहे हैं। हाँ, रट तो रहे हैं, लेकिन हम एक कहानी के हिसाब से रट रहे हैं, ताकि जब मेंस में हमसे जब सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव पूछा जाएगा तो हम कुछ 4 बात कहने की क्षमता में है, वी कैन एक्चुअली टॉक समथिंग। सो ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और इसके बाद फिर हमारे पास ये तो रटने वाला चीज है, इसको तो हम आपको टास्क दे देने वाले हैं। ये 5 वो इजी वाले नंबर हैं जो कि अभी आप रट करके निकाल लेंगे। इसको हटाइए। हमारा ऑर्डर क्या चलेगा, ज्योग्राफी करेंगे, फिर इकोनॉमी में आएंगे, इकोनॉमी से एनवायरनमेंट में जाएंगे। हम इस फ्लो में चलेंगे तो हमारी कहानी भी एक क्रमवार बढ़ेगी, यानी कि हम अगले क्लास में पिछले क्लास वाली बातों को जोड़ते चलेंगे और एक इंटरलिंक्ड, एक होलिस्टिक स्टोरी हमारा इवॉल्व करेगा। हमको सिलेबस के रैंडम पॉइंट्स पे जंप करने की जरूरत नहीं है। यहां से आगे बढ़े, अगला चीज होने वाला है हमारे पास पॉलिटी, झारखंड के पॉलिटी, उसके बाद आएंगे हिस्ट्री और लास्ट में आएंगे कल्चर। ठीक है। हम हर इंडिविजुअल टॉपिक को जब हैंडल कर रहे होंगे तो उसका हम सिलेबस का और पॉइंट वैल्यू का लिंक आपको डिमार्केट कर देंगे कि हम अभी के समय ये जो कहानी कर रहे हैं वो सिलेबस के आपके ये पॉइंट में पड़ा हुआ है, उसके अंदर में आपके पास इतने क्वेश्चन है। लेकिन आपको उसके हिसाब से अंडरस्टैंडिंग रखने की जरूरत नहीं है, उसके हिसाब से काम करने की जरूरत नहीं है। आप जीएस में काम कीजिए। यू आर ऑलरेडी कंफर्टेबल विद जीएस। आपके नजर में क्या है, आप झारखंड का ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं जो कि और कुछ नहीं इंडियन ज्योग्राफी का सबसेट है। आप झारखंड का इकोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं जो कि और कुछ नहीं इंडियन इकोनॉमी का सबसेट है। हमको ये नजरिया रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि मेंस में ये नंबर में बड़ा असर रखेगा। आप सिर्फ झारखंड सेंट्रिक बोलिएगा, कोई जीएस के साथ इंटरलिंक नहीं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये क्या पड़ता है, उसका नंबर अलग होगा। और एक झारखंड को आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट करेंगे, उसका नंबर अलग होगा। और जैसा कि हम ऑलरेडी हमारे स्ट्रेटेजी में बात कर चुके हैं, झारखंड को हम 2 बार नहीं टच करने जा रहे हैं। मेंस का जो झारखंड का यूटिलिटी होगा वो वंस एंड फॉर ऑल हम यहीं पे निपटाने जा रहे हैं। तो अभी जो हम झारखंड बना रहे हैं पीटी के क्रैश कोर्स में, मेंस के लिए हम लोग और कोई झारखंड नहीं बनाने जा रहे हैं। इट इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव। एक बार कीजिए, काम खत्म कीजिए, बाउंड्री मारिए और बस बात खत्म, है ना। सो दिस इज द जनरल सीक्वेंस जो कि हम एडवाइस करेंगे और हम इस पे चलेंगे। लास्ट में ये हिस्ट्री कल्चर वाले जो पेज 1 पे देख रहे हैं, आपके प्रतिद्वंदी यहां से शुरू करेंगे। और जितने लोग शुरू करेंगे उनमें से मेजॉरिटी के लोग शुरुआत वाले पोर्शन में ज्यादा समय वेस्ट करते हैं, बाद वाले पोर्शन में कम वेस्ट करते हैं। लकीली भले ही एग्जामिनर ने सिलेबस उटपटांग डिजाइन किया है, लेकिन एक स्मार्ट पर्सन के लिए रणनीति छोड़ के गया है कि आप इसको अगर प्रॉपरली यूटिलाइज करें तो यू कैन प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ कि आप कैसे अपनी ताकत में रहें। हिस्ट्री ज्योग्राफी का एक टॉपिक हमारे पास नहीं भी बना, फर्क नहीं पड़ता है अगर हम उसको ज्यादा नंबर से सप्लीमेंट कर दें। कौन सा आपको 100% नंबर चाहिए, है ना। सो हमको अपने स्ट्रेटजी पे फोकस करना है।
आज हम लोग इस ओवरव्यू में ही बात करें ताकि हम जीएस के पेपर 1 के हिसाब से भी और पेपर 2 के हिसाब से भी हम चीज़ों को कैसे देखते हैं और आपके लिए हम क्या एडवाइस करते हैं ये हम टेबल पे रख देते हैं, है ना। इसके आगे हमारा क्या है कि हम लोग अपने टाइम में ज़्यादा समय इन्वेस्ट करने जा रहे हैं पेपर 2 में विथ सेलेक्टिव पोजीशनिंग कि हम पेपर 1 के कौन कौन से चीज़ें करेंगे एंड इट्स गोइंग टू बी अ हाईली इंडिविजुअलाइज पाथ। आप में से वैसे लोग जो ज़्यादा काम करने की क्षमता रखते हैं, आपको मदद की कोई कमी नहीं होने वाली है। अगर आप दौड़ सकते हैं तो हम आपको दौड़ा सकते हैं। आपकी रफ्तार तय करेगी कि आप किस रफ्तार पे दौड़ सकते हैं, राइट। सो इट्स अ हाईली इंडिविजुअलाइज पाथ। आपको एक सेट चीज में डरने की जरूरत नहीं है, कोई एक जेनरिक पाथ नहीं है, कोई ये चीज नहीं है। आप अपने प्रायोरिटीज यू गेट टू डिफाइन और इस एग्जामिनेशन में आपके स्ट्रेटेजीज टेस्ट हो जाने वाले हैं कि हाउ थिंग्स विल प्ले आउट, है ना। सो इस टॉपिक को हम लोग हमारे आज की इस ओरिएंटेशन को कि जीएस प्लस हमारे पास झारखंड, पीटी, मेंस, टाइम कंस्ट्रेंट, स्ट्रेटजी, इन सब चीजों को सोच करके हम क्या देखते हैं और कैसे हम देखते हैं। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग सबसे पहला काम तो नेक्स्ट कल से ही ये डेली क्लासेस होने वाले हैं, कल से ही हम बात शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ज्योग्राफी से बात शुरू करेंगे और हम लोग वेल इन टाइम खत्म करेंगे। बस हम आपसे क्या चाहते हैं, रटने के लिए तैयार रहिएगा, है ना। इसमें टाइम डिवोट कीजिए, रिपीट कीजिए, पैनिक नहीं कीजिए। पैनिक इज नॉट गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग। भले ही अंबार देख करके डरने की जरूरत नहीं है, काम शुरू कीजिए, जितना होगा आप आगे बढ़ रहे होंगे। ओनली कंसीडर कि आप जितना भी काम कर रहे हैं आप अपने सफर में आगे बढ़ रहे हैं, आपका ग्रोथ हो रहा है ना। बाकी हम लोग बीच में टेस्टिंग करेंगे आपके ग्रोथ को लेकर के। हमारे पास से फीडबैक फ्रीक्वेंटली रहेगा कि हमारे हिसाब से आप रिक्वायर्ड ग्रोथ पे हैं या नहीं, या आपका जो ट्राजेक्ट्री चल रहा है वो क्या चल रहा है, उसके लिए क्या कोर्स करेक्शंस या क्या करने की जरूरत है। वी विल टॉक अबाउट दैट।